मिडिल स्कूल की बात है। उसे एक बार अपनी क्लास के लड़के से लव लेटर मिला था। उसकी माँ ने उसे बिठाया और गंभीर होकर कहा, अगर तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी तो तुम वापस उसी छोटे से शहर में चली जाओगी जहाँ कोई सिनेमा हॉल नहीं है, जहाँ तुम्हारे पसंदीदा सिंगर्स कभी नहीं आएंगे। क्लारा ने उन बातों को दिल से लगा लिया और प्यार मोहब्बत को जहर समझकर उससे दूर रहने लगी। उसने उस लड़के के सामने ही लेटर फाड़ दिया। उसके बाद उसने लड़कों से दूर रहना अपनी आदत बना ली, जब तक वह एश्टन से नहीं मिली। और क्लारा ने अपनी जिंदगी का जो नक्शा बनाया था, उसके मुताबिक वह तब तक सिंगल रहती जब तक उसका करियर सेट नहीं हो जाता। फिर सही उम्र आने पर वह घर के बड़ों से किसी भरोसेमंद इंसान से शादी कर लेती जिसके साथ वह अपनी जिंदगी बना सके। लेकिन एश्टन उसकी जिंदगी में आया और उसने क्लारा को बिल्कुल बदल कर रख दिया। उसने पहली बार सोचना शुरू किया कि वह कैसी दिखती है। उसे लगा कि वह बार बार एश्टन को जवाब दे ताकि बात होती रहे थी। और पहली बार उसे समझ आया कि किसी को खोने का डर क्या होता है। अभी भी इस पल में क्लारा महसूस कर सकती है कि वह कितना खूबसूरत था। जैसे एक खूबसूरत बहार के बीच खड़े होना, गुलाबी और सफेद पंखुड़ियां खिड़की से उड़कर उसके सीने में गिर रही हों। लेकिन एश्टन की अचानक ठंडक और बिना कुछ कहे चले जाने ने उस खूबसूरती को जहर बना दिया। क्यों? क्लारा समझ नहीं पा रही है। उसके आंसू फिर गिरने लगे और इस बार उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। अगली सुबह सिएना और मैं एक कॉफी शॉप में मिलते हैं, सनब्रेक के राइट्स की फाइनल बातें करने के लिए। एश्टन, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे पूरा कॉपीराइट चाहिए। लेकिन तुम जानते हो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम बहुत सारे पैसे खो दोगे। 2-3 साल रुक जाओ तो इस गाने की रॉयल्टीज किसी भी बायआउट से कहीं ज्यादा होंगी। क्योंकि सिएना सच में मेरे साथ काम करना चाहती है। वह पेपर पर साइन करने से पहले हर फायदा और नुकसान साफ साफ बता देती है। मैं धीरे से अपना सर हिलाता हूँ। 2 साल, 3 साल मेरे लिए यह बहुत लंबा वक्त है। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। यह सुनकर सिएना रुक गई। इंतजार नहीं कर सकते? जहां तक वह जानती है, हैरिंगटन एस्टेट से निकाले जाने के बाद भी मैंने पहले ही 2 पियानो कॉम्पोजिशंस 4 मिलियन से ज्यादा में बेच दी हैं। तो मैं 2-3 साल इंतजार क्यों नहीं कर सकता? मुझे पैसों की इतनी जल्दी क्यों है? फैसला हो गया, चलो साइन करते हैं। और उसी पल मुझे वह दिख गई जिसे मैं सबसे ज्यादा देखना चाहता था और सबसे ज्यादा डरता भी था। क्लारा का चेहरा पीला पड़ गया है। जैसे ही मैंने देखा, मेरे सीने में एक तेज दर्द हुआ। वह कैफे के मालिक से कुछ बात करती है और फिर इंटर्न का एप्रन पहन लेती है। मैं अब खुद को रोक नहीं सकता। उसने पहले कभी पार्ट टाइम जॉब नहीं की, कभी नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं तुरंत उसके पास जाता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, क्या कुछ हुआ? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? अगर पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। कहते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कह दिया। वह बहुत गर्व वाली है, इसलिए मैंने बात संभालने की कोशिश की। क्लारा ने मेरी आवाज सुनी और एक पल के लिए बिल्कुल रुक गई। फिर उसकी नजर पास खड़ी सिएना पर पड़ी। वह मेरी तरफ देखती है। मुझसे दूर रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वह मुझे धक्का देती है, जोर से नहीं, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं देता और मैं जमीन पर गिर जाता हूँ। सिएना दौड़कर आती है और मुझे उठाती है। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया है। खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, बस मेरा पैर फिसल गया था। जब क्लारा ने मुझे गिरते देखा तो उसके अपने शरीर में भी एक दर्द सा उठा। उसकी हर इंस्टिंक्ट मुझे बचाने के लिए कह रही थी, लेकिन सिएना पहले ही वहां थी। क्लारा की आंखें लाल हो गईं। वह दरवाजे से बाहर निकल गई। टेबल पर सिएना चुप नहीं रह सकी। एश्टन, क्या तुम सच में ठीक हो? और क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? वह समझ गई है कि हम पहले साथ थे और सोच रही है कि यह वैसा ही झगड़ा है जो हर रिश्ते में होता है। मैं बात टाल देता हूँ और जवाब देने लगता हूँ, लेकिन मेरा गला रुक गया और मैं खांसी नहीं रोक सका। इस बार सिएना ने टिश्यू पर खून के निशान साफ देख लिए। एश्टन, हमें तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर 2 बार और तेज खांसी आई और टिश्यू पूरा लाल हो गया। सिएना ने मुझसे पूछने का इंतजार नहीं किया। वह एम्बुलेंस बुलाने के लिए फोन निकाल रही है। मैं उसे रोकता हूँ और सच बता देता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि यह लाइलाज है। उन्होंने कहा, अच्छे से खाओ, आराम करो और जितना वक्त बचा है वह करो जो तुम करना चाहते हो ताकि कोई पछतावा न रहे। सिएना का हाथ हवा में रुक गया। फोन अभी भी उसके हाथ में था। फिर सब समझ आ गया कि मैंने क्यों कहा था कि 2-3 साल बहुत लंबा वक्त है। और जो कुछ भी मैंने झेला है उसके बारे में सोचकर वह कुछ कहने ही वाली थी जब एक ख्याल ने उसे रोक दिया। क्या वह लड़की अभी, क्या उसका रिएक्शन तुम्हारी वजह से था? अगर था तो तुम्हें जाकर उसे सब समझाना चाहिए। मैं सर हिलाता हूँ। ये मेरी गलती है। मैंने उसे दुख दिया। जब मुझे बीमारी का पता चला तो मैंने ही रिश्ता खत्म किया था। सिएना बहुत देर तक चुप रही। वह समझ गई कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह इससे पूरी तरह सहमत नहीं थी। 1 साल से भी कम वक्त बचा है। उसे बचाने के लिए रिश्ता खत्म करना, यह एक दर्दनाक और सेल्फलेस फैसला है जिसे कोई भी समझ सकता है। लेकिन क्लारा का रिएक्शन देखकर साफ है, उसे बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने जानबूझकर उससे यह बात छुपाई। सिएना को यह बात समझ नहीं आ रही। क्यों? तुमने उससे क्यों छुपाया? शुरू से ही उसके चारों तरफ एक दीवार थी, एक ऐसी चीज जिसे मैं नाम नहीं दे सकता था।
जैसे हम करीब आए वह खुलने लगी। उसने मुझे वह बातें बताईं जो उसने बहुत पहले दबा दी थीं। अपनी फैमिली की वजह से उसने पहले खुद को नुकसान पहुंचाया था। और एक बार जब मैं हॉस्पिटल में था उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अगर मैं मर गया तो वह भी जिंदा नहीं रहेगी। मैं जानता हूँ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके कहने के अंदाज को मैं कभी भूल नहीं सका। ये कैफे तुम्हारा नहीं है ना? मुझे चाहिए कि तुम चुपके से उस पर नजर रखो और मेरी बीमारी के बारे में किसी को मत बताना। इसलिए मैंने तुम्हें सब बताया। सिएना ने बिना झिझक के वादा किया। हमारी कहानी ने उसके सीने में एक दर्द छोड़ दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह हमारे रिश्ते से जलती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पलने की वजह से वह प्यार को लेकर सिनिकल हो गई है, असली प्यार जो कीमत मांगता है। सिएना मुझे खुद घर छोड़ने आती है और हम सीधे मेलोडी से टकरा जाते हैं जो अभी आई है। सिएना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर मेलोडी की नजर मेरे कॉलर पर लगे खून के दाग पर पड़ी। क्या हुआ? क्या ये खून है? क्या तुम ठीक हो? वह मेरे कॉलर को देखने के लिए हाथ बढ़ाती है और मैं पीछे हट जाता हूँ। क्या मैंने साफ नहीं कहा था? तुम बार बार यहाँ क्यों आ रही हो? ये सुनकर मेलोडी की आंखें दर्द से लाल हो गईं। तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? मेलोडी सच में मेरी सेहत की चिंता करती है। वाह, मैं कितना शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल नहीं। इतनी देर से आई चिंता का क्या फायदा? मैं घर पर कितनी बार गिरा और किसी को परवाह नहीं थी, और फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। हर शब्द जहर से भरा था और मेलोडी को हर शब्द दिल में खंजर की तरह लगा। क्योंकि ये सच है, उसने कभी एश्टन की परवाह नहीं की, कभी नहीं। एश्टन जो चुपके से मेडिकल चेकअप करवा रहा था, उसे अब पता चल रहा है। चलो मैं तुम्हारा पूरा चेकअप करवाती हूँ, ठीक है? सिएना जो पास खड़ी थी वह भी यह देख नहीं सकी। कुछ ही बातों से वह समझ गई। एश्टन हैरिंगटन एस्टेट में नौकर की तरह रह रहा था, शायद उससे भी बुरा। क्योंकि अगर कोई नौकर गिरता तो घर की मालकिनें कुछ तो कहती, लेकिन किसी ने एश्टन की सेहत के बारे में नहीं सोचा। कुछ साल पहले चेकअप होता तो शायद हालत इतनी खराब न होती। एश्टन की जिंदगी नॉर्मल होती, सेहतमंद, सबकी तरह। लेकिन जो हो गया सो हो गया। एश्टन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1 साल बचा है और अब उन्हें मेरी याद आ रही है। अब इसका क्या फायदा? एक वक्त था जब ऐसे शब्द सुनकर मैं कंबल में मुंह छुपाकर दिन भर मुस्कुराता रहता, लेकिन वह वक्त बीत गया। मैंने मेलोडी का हाथ झटक दिया। दूर रहो। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। लेकिन उसके कहने से पहले मैं गिर गया, बिना किसी वार्निंग के। बस खत्म। मेलोडी वहीं जम गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? एश्टन को गाड़ी में डालो अभी। सिएना एश्टन के लिए सच में गुस्से में है। इतना अच्छा इंसान और इतनी पत्थर दिल बहने। हॉस्पिटल के रास्ते में मेलोडी का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है, और हमेशा की तरह मुसीबत में उसका पहला इंस्टिंक्ट विवियन को कॉल करना है। हाथ कांप रहे हैं, वह फोन ढूंढती है और विवियन को डायल करती है। विवियन फोन उठाती है। मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। तुम कहाँ गई थी? वापस आओ। प्रेस्टन कहता है उसे तुमसे बात करनी है। मेलोडी की आवाज फट गई। मैं एश्टन को ढूंढने गई थी। तुम उस एहसान फरामोश इंसान को क्यों ढूंढ रही हो? तुम्हें पता है ना उसने कल प्रेस्टन को लात मारी थी। ऐसे लोगों से दूर रहो, वह खतरनाक है। फिर विवियन की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। मेलोडी, क्या तुम रो रही हो? घर वापस आ जाओ, मुझसे बात करो, मैं सब संभाल लूंगी। एश्टन बिल्कुल ठीक था और अचानक गिर गया। उसे बहुत तेज बुखार था। यह बहुत डरावना था। मैं अभी उसे हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। अगर डॉक्टर ने कुछ गंभीर बता दिया तो वह बहुत डरी हुई है। उसे डर है कि शायद उसे अब कभी चीजें ठीक करने का मौका न मिले। विवियन चुप हो जाती है। जब वह दोबारा बोलती है उसकी आवाज शांत है। मेलोडी, परेशान मत हो, वह अभी जवान है। कितना बुरा हो सकता है? शायद खाना नहीं खाया होगा, शुगर कम हो गई होगी, ज्यादा से ज्यादा पुरानी बीमारी फिर से उभर आई होगी। कुछ दिन ड्रिप लगेगी और वह ठीक हो जाएगा। और अगर कुछ निकल भी आया तो हमें क्या लेना देना? इस बारे में ज्यादा मत सोचो। गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचती है। मेलोडी फोन काट देती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। आप उसकी फैमिली हैं। जब वह होश में आ जाए आप उसे घर ले जा सकती हैं आराम करने के लिए। मेलोडी को थोड़ी राहत मिलती है। डॉक्टर, वह ठीक हो जाएगा ना? प्रोफेसर थोड़ा फ्राउन करते हैं। उन्हें लगता है कि यह फैमिली मेंबर कुछ अजीब है। क्या आपके भाई ने कभी अपनी बीमारी के बारे में आपको नहीं बताया? पिछले हफ्ते ही चेकअप के लिए आया था। मैंने उसकी रिपोर्ट देख ली है। हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है और टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। बस उसे खुश रखिए, शायद इससे बीमारी की रफ्तार थोड़ी कम हो जाए। प्रोफेसर की बात सुनकर मेलोडी को लगता है जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा। यह देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर यहाँ भी कोई इलाज नहीं है तो अब कहाँ जाएं? तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है जो विवियन ने डिनर पर कही थी। जिस दिन विवियन ने एश्टन को फोन करके उसके जन्म का सच बताया था और उसे ठंडे दिल से अपना सामान पैक करके हैरिंगटन एस्टेट से निकलने को कहा था। एश्टन तभी इसी हॉस्पिटल से बाहर निकला था, हाथ में मौत की रिपोर्ट लिए। वक्त बिल्कुल मैच करता है। एश्टन को तभी पता चला था कि वह मरने वाला है, जैसे अचानक बिजली गिर गई हो। और फिर वह फोन आया, जख्म पर नमक छिड़कने जैसा, यहाँ से निकल जाओ। मेलोडी ये सब सोचकर बीमार महसूस करती है। वह तीनों कितने जालिम थे।
एश्टन के सबसे बुरे वक्त में जब उसके पास कुछ नहीं बचा था, उन्होंने उसे बिना सोचे समझे घर से निकाल दिया और एश्टन ने बस अपने दांत पीसे और सब कुछ अकेले सह लिया। जब यह सब समझ आता है, मेलोडी टूट जाती है, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जोर जोर से रोने लगती है। पछतावा बहुत गहरा है। उसने विवियन की बात मानी, बस कुछ शब्द, और उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। वह खुद से नफरत करती है कि उसने एश्टन की कीमत पहले क्यों नहीं समझी। उस भाई के लिए कभी कुछ नहीं किया जिसने चुपचाप सब कुछ दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा। काश उसने ध्यान दिया होता तो वह अच्छे डॉक्टर्स के लिए लड़ती, विवियन के खिलाफ खड़ी होती और एश्टन को जाने नहीं देती। यादें एक के बाद एक उसके दिमाग में आ रही हैं। उसे याद आता है एश्टन का हाथ पकड़ना, गर्मियों की रात में दोनों का तारों को देखना, जो कुछ भी उसने हासिल किया है, अपनी हर कामयाबी एश्टन ने ही यह मुमकिन बनाया था। वह अपनी मर्जी से हमेशा परछाई में रहा। उसने अपनी तारीफों को अंधेरे में दबा दिया। चमकने का हर मौका उसने मेलोडी को दे दिया। इंटरनेट पर उसके गाने हिट हो रहे हैं। वह साल के सबसे बड़े म्यूजिक अवार्ड में स्टेज पर स्पीच देने जाती है। रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर एक सीधा सवाल पूछता है, आपको किस चीज ने आगे बढ़ाया? आप सबसे ज्यादा किसका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? वह कैमरास के लिए मुस्कुराती है और बहुत लोगों का शुक्रिया करती है। वह भीड़ में एश्टन को भी देखती है। उसके पुराने कपड़ों को एक नजर देखती है और उसके साथ दिखने में शर्म महसूस करती है, इसलिए उसका नाम कभी उसकी जुबान पर नहीं आया। एक तेज रिपोर्टर नोटिस करता है, ऑनलाइन अफवाह है कि आपका एक भाई है जो आपके साथ बड़ा हुआ, जो बचपन में आपके पियानो बजाते वक्त चुपचाप बैठा रहता था। क्या आपको उसके लिए कुछ नहीं कहना? लेकिन मेलोडी उस वक्त सच में मानती थी कि एश्टन का उसकी कामयाबी में कोई हाथ नहीं है, इसलिए वह कैमरा में देखकर कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब रोने की वजह से उसकी आवाज बैठ गई है। वह विवियन का मिस्ड कॉल देखती है और वापस कॉल करती है। विवियन के कुछ बोलने से पहले ही मेलोडी बात काटकर मजबूती से कहती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं एश्टन को घर वापस ला रही हूँ। विवियन गुस्से में चिल्ला उठती है, मेलोडी, तुम क्या कह रही हो? हमने बात की थी ना, तुम्हारे भाई को उसने कल ही लात मारी थी और अब तुम उसे वापस लाना चाहती हो? प्रेस्टन को कैसा लगेगा? मेलोडी जवाब देती है, एश्टन भी मेरा भाई है, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। अगर मुझे दोनों में से चुनना पड़े तो मैं एश्टन को ही चुनूंगी। प्रेस्टन ने खुद ही यह सब बुलाया है, वह इसी लायक था, और अगर वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता तो अपना सामान बांधे और निकल जाए। विवियन गुस्से से पागल हो रही है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी बात सुनो। हमारे सर्कल में सबको पता है कि हमें हमारा खोया हुआ भाई मिल गया है और तुम उसे अब निकालना चाहती हो। लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? फिर मेलोडी की आवाज फोन पर आती है, टूटी हुई, निराश। एश्टन को टर्मिनल बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं उसके पास सिर्फ 1 साल है, सिर्फ 1 साल। और जिस दिन उसे यह पता चला, जब उसके पास कुछ नहीं बचा था, हमने उसे निकाल दिया। विवियन बिल्कुल चुप हो जाती है। मेलोडी इंतजार करती है, उम्मीद में कि शायद पछतावा उसका फैसला बदल दे। लेकिन विवियन जो कहती है वह मेलोडी की सोच से परे है। उसे कुछ पैसे भेज दो, समझ लो फैमिली की तरफ से कॉम्पेंसेशन है। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, किसी ने मांगी नहीं थी, और इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसे वापस लाना। क्या तुम्हें सच में लगता है यह सही फैसला है? विवियन को पता है वह क्या कर रही है। अगर उसने एश्टन को वापस रहने दिया, प्रेस्टन पागल हो जाएगा और घर में बवाल मच जाएगा। वह खुद को संभालती है। मेलोडी, मैं तुमसे मांग रही हूँ, प्लीज। प्रेस्टन ने वहां बाहर सालों तक तकलीफ उठाई है, कुछ ऐसा मत करो जिससे उसका दिल टूट जाए। प्रेस्टन वहीं खड़ा था, हर एक बात सुन रहा था। जब वह सुनता है कि मेलोडी उसे एश्टन के लिए निकालने को तैयार है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन फिर दूसरी बात, एश्टन के पास सिर्फ 1 साल है और प्रेस्टन के अंदर कुछ बुरा जाग उठता है। एक ही चीज उसे परेशान करती है, वह आंखों का कांटा अब तक मर क्यों नहीं गया, उसे एक और साल क्यों मिल रहा है। इस बीच एश्टन को होश आने लगता है। मेलोडी घूमती है, आंखें लाल हैं। एश्टन, तुम जाग गए? क्या मेरी कॉल ने तुम्हें परेशान किया? मैं बहुत माफी चाहती हूँ, यह सब मेरी गलती है। जैसे ही मैं पूरी तरह जागता हूँ, मैं उसे सिर्फ एक सेंटेंस बोलता हूँ, हाँ। यहाँ से निकल जाओ। मेलोडी की सांस अटक जाती है। प्लीज मुझसे ऐसे बात मत करो। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। आंसू बचाओ, कोई नहीं खरीद रहा। वह टूट जाती है। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। तुम ठीक नहीं हो, स्ट्रेस मत लो, मैं जा रही हूँ। मैं उसे जाते हुए देखता हूँ। कमरा आखिरकार शांत हो जाता है। जिस तरह वह अभी टूटी थी, उसे सब पता है, उसे सब सच पता है। लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे हैरिंगटन एस्टेट से कोई रिश्ता नहीं रखना, कुछ भी नहीं। मेलोडी हॉस्पिटल से निकलकर गाड़ी में बैठती है, पर स्टार्ट नहीं करती। वह बस वहीं बैठी रहती है। बारिश की बूंदें शीशे पर गिर रही हैं। बारिश की आवाज उसे पुराने दिनों की याद दिलाती है, जब एश्टन का पियानो खामोशी को भर देता था। वह कभी अकेला महसूस नहीं करती थी। अब वह संगीत हर दिन दूर होता जा रहा है। आंसू गिराते हुए वह अपना फोन निकालकर एश्टन का नाम सर्च करती है। सबसे पहली चीज जो दिखती है वह उसे रोक देती है। कसांड्रा ने एश्टन को प्रेडेटर कहा है। वह क्लिक करती है, वही जो उसे डर था। यह कसांड्रा है, वही लड़की जिसने पहले एश्टन के बारे में झूठ बोला था।
पता नहीं क्यों उसने अपना पुराना झूठा पोस्ट निकाला, एडिट किया और फिर से डाल दिया। वह कहती है कि माफी जबरदस्ती मंगवाई गई थी, कहती है कि अब वह चुप नहीं रहेगी। ये 1 साल पुराना है, पर एश्टन अभी ट्रेंडिंग है और कसांड्रा का पोस्ट भीड़ खींच रहा है। कमेंट सेक्शन भटा हुआ है। लोग हमेशा उनका साथ देते हैं जो कमजोर दिखते हैं। बिना किसी सबूत के बहुत से लोग एश्टन को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। मेलोडी का हाथ मुट्ठी बन जाता है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा, एश्टन को अकेले ही सब सहने दिया। इस बार चाहे पछतावा हो या कुछ और, वह टिक के वह इसे आखिर तक देखेगी। वह अटर्नी कोल को कॉल करती है। कोल, मुझे एक फेवर चाहिए। जिस लड़की ने एश्टन के बारे में अफवाह फैलाई थी वह फिर से वही कर रही है। मैंने तुम्हें लिंक भेज दिया है। कोल की आवाज़ शांत है। मैं बात करूंगा और उसे हटवा दूंगा। नहीं, मेलोडी बात काट देती है। हमने उसे पहले मौका दिया था। इस बार मैं चाहती हूँ कि उस पर केस चले। इसे संभालो। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? क्या विवियन को पता है? उसे कुछ नहीं पता। अगर वह पूछे तो कह देना कि यह मेरा फैसला था। कोल चुप हो जाता है। इन दोनों के बीच साफ तौर पर दरार आ गई है। लेकिन अगर मेलोडी ऐसा कह रही है तो उसे हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले ही उसके खिलाफ काफ़ी सबूत जमा कर लिए थे। विवियन पिछली बार बात को दबाकर रखना चाहती थी, इसलिए उन सबूतों का इस्तेमाल नहीं हुआ। इस बार सब कुछ काम आएगा। जैसे ही वह सुन रही होती है उसके दिमाग में एक बात आती है। प्रेस्टन ही था जिसने कसांड्रा को यह सब करने के लिए कहा था। अगर कसांड्रा कोर्ट जाती है तो क्या प्रेस्टन भी फंस सकता है? ये ख्याल जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी चला गया। उसने खुद ही ये सब बुलाया है। हर एक चीज़ उसकी अपनी गलती है। शहर के दूसरे कोने में कसांड्रा अपने सोफा पर आराम से बैठी है और बहुत खुश है। वह तो लगभग सब कुछ भूल ही चुकी थी, जब तक कि हाल ही में जब उसने उस लड़के को ऑनलाइन वायरल होते देखा जिसे उसने कभी फंसाया था। और बस एक प्लान बन गया, पुरानी कहानी का इस्तेमाल करके उससे कुछ पैसे निकालें। वह खुद से कहती है, अमीर लोग थोड़े से पैसों की परवाह नहीं करते। पिछली बार मामला बिगड़ गया था और सिर्फ एक माफी से काम चल गया था। रिस्क से ज्यादा तो फायदा दिख रहा था। लेकिन एश्टन इस बार उसकी बातों में नहीं आया। उसने साफ कह दिया, यहाँ से दफा हो जाओ। कसांड्रा जितना ज्यादा इस बारे में सोचती है उतना ही गुस्सा होती है। इसलिए वह अपनी पुरानी झूठी पोस्ट निकालती है, थोड़ा बदलाव करती है और पब्लिश कर देती है। उसे यकीन है कि एश्टन जल्द ही उसे पोस्ट हटाने की मिन्नतें करेगा। कोई भी जिसका फैन बेस हो वह अपने ऊपर कोई स्कैंडल नहीं चाहता। वह टीवी चलाती है और इंतजार करती है। आधे घंटे बाद दरवाजे की घंटी बजती है। उसे लगता है डिलीवरी आई है। वह दरवाजा खोलती है और 2 पुलिस ऑफिसर्स को खड़ा पाती है। क्या तुम कसांड्रा हो? वह पलक झपकती है और फिर हाँ में सर हिलाती है। तुमने आज सुबह ऑनलाइन कुछ पोस्ट किया है, सही ना? हमारे पास सबूत हैं कि यह बदनामी करने वाला है। हमें तुम्हारे साथ चलना होगा। कसांड्रा अपनी जगह से हिलती तक नहीं। उसे ठंडे पसीने आने लगते हैं। वह अपना फोन उठाती है। पोस्ट के व्यूज सिर्फ 30 मिनट में कई गुना बढ़ गए हैं। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। आधे घंटे बाद पुलिस स्टेशन के अंदर अटर्नी कोल कसांड्रा को अंदर आते हुए देखते हैं। वह मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं। हम फिर मिल रहे हैं। कसांड्रा उन्हें पहचान लेती है। उसका सारा हौसला टूट जाता है। ठीक है, शायद पोस्ट थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर थी। क्या मैं इसे डिलीट करके माफी मांग सकती हूँ, पिछली बार की तरह? कोल धीरे से हंसते हैं और कसांड्रा का दिल बैठ जाता है। चूंकि तुमने मान लिया है तो मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, पोस्ट के 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। हम मुकदमा कर रहे हैं। अगर तुम्हें फॉर्मल माफी नहीं मिलती तो तुम्हें सजा हो सकती है। तो तुम पहले क्यों नहीं आए? मैंने आज सुबह 9 बजे पोस्ट किया था। तुम अभी क्यों आए हो? तुमने तो इसे घंटों पहले देख लिया होगा। तुमने इंतजार किया, इसे बढ़ने दिया और फिर मेरे पास आए। यह तो मुझे फंसाने की साजिश है। असली गुनहगार तो वह है, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। कोल समझाने की कोशिश नहीं करते। कानून तो कानून है, सबूत ही सब कुछ है। यहाँ मीठी बातों की कोई कीमत नहीं। सच तो ये है, उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा है। जब तक मेलोडी ने कॉल किया तब तक व्यूज बहुत ज्यादा हो चुके थे। लेकिन अगर उनका क्लाइंट चाहता है कि कसांड्रा पर केस चले तो केस जरूर चलेगा। पास खड़ा एक ऑफिसर बीच में बोलता है, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। ऐसे केस तभी आगे बढ़ते हैं अगर शिकायत करने वाला चार्ज लगाए। अगर तुम उन्हें केस वापस लेने के लिए मना सको तो तुम बच सकती हो। उम्मीद की एक किरण दिखती है। कसांड्रा जल्दी से सोचती है और अपने पिता को कॉल करती है। पूरा सच बताने से डरती है, इसलिए बात को थोड़ा घुमा देती है। 10 मिनट बाद उसके माँ बाप दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। कसांड्रा की बनाई हुई कहानी की वजह से उन्हें लगता है कि कोल ही उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। वह गुस्से से भरे हुए हैं और जब कोल साफ कह देते हैं कि कोई माफी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वह आपा खो देते हैं। दोनों आगे लपकते हैं। सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। कमरे में मौजूद दोनों पुलिस वाले मुश्किल से उन्हें रोक पाते हैं और ऑफिसर्स को अंदर आना पड़ता है, तब जाकर शांति होती है। कोल को उठाया जाता है। वह थोड़े चोटिल हैं और पूरी तरह हैरान हैं। वह सोचते हैं जैसा बाप वैसी बेटी। मैंने डॉक्टर हार्मन से बात की और एक नई दवा ली जो अचानक होने वाले ब्लैकआउट्स को रोक सके।
यह इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। $20,000 की एक बॉटल। डॉक्टर हार्मन बताते हैं कि उन्होंने पहले यह दवा इसलिए नहीं दी क्योंकि यह बीमारी को धीमा नहीं करती। ज्यादातर परिवार इसका खर्चा नहीं उठा सकते, इसलिए वह बिना पूछे इसका जिक्र नहीं करते। तो मैं पूछता हूँ, अगर पैसा कोई दिक्कत न हो तो? डॉक्टर हार्मन के पास जवाब है, एक इंजेक्शन, हर डोज के लिए कई मिलियन। एक बड़ी टीम तुम्हारे लिए अलग से ट्रीटमेंट प्लान बनाती है। रोज का खर्चा मिलियन में होता है और ठीक होने की उम्मीद न के बराबर है। यह इलाज कम और अमीर लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद जैसा है। जाने से पहले डॉक्टर हार्मन धीरे से कहते हैं, दुनिया को देखो, अच्छे से जियो। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ। बारिश की बूंदें मेरे पीछे पड़ रही हैं, मेरे पैर टूटे हुए रास्ते के गड्ढों में पड़ रहे हैं और अचानक मैं थक गया हूँ। मेरे अंदर कुछ टूट गया है, सारी ताकत खत्म हो गई है। मुझे लगा था मैंने इससे समझौता कर लिया है। मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं। सोफी मेरे आगे कूद रही है, मेरी बाहों में आकर मुझे बड़ा भाई कह रही है। हेलेन रोती है जब वह देखती है कि मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। आखिरकार मेरे पास एक असली घर है, एक लड़की जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और यह सब कुछ किसी भी पल बिखर सकता है। माँ, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ और टूट जाता हूँ। जो निराशा मैं इतने समय से दबा रहा था वह आखिरकार बाहर आ गई, फैल रही है, मुझे निगल रही है। जब कुछ नहीं बचता तो मैं अपना छतरी उठाता हूँ, खड़ा होता हूँ और घर की तरफ चल पड़ता हूँ। चौराहे पर एक ट्रैफिक ऑफिसर गाड़ियों को निकालने का इशारा कर रहा है। कोई इंसान कितना भी टूट जाए, शहर तो चलता ही रहता है। हैरिंगटन एस्टेट में प्रेस्टन कहता है कि उसे रात के खाने में कुछ अलग चाहिए। बटलर हेज तुरंत किचन को नए निर्देश देते हैं, नया मेन्यू, नए इंग्रेडिएंट्स, और 2 और स्टाफ मेंबर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। चाइनीज टेबल सेटिंग को बदलकर वेस्टर्न कर देते हैं, जैसा प्रेस्टन ने कहा था। घंटों की मेहनत के बाद खाना सर्व किया जाता है। प्रेस्टन बीफ को देखता है और संतुष्टि से सर हिलाता है। लेकिन सच तो ये है, उसे खाने से नहीं, लोगों को नचाने की ताकत से मजा आता है। वह शैंपेन खोलता है और अपने लिए ग्लास में डालता है। तुम्हारे लिए, वह कहता है, मेलोडी की तरफ ग्लास उठाते हुए। वह टेबल के उस पार मुस्कुराता है, लेकिन उसका हाथ थोड़ा कांप रहा है। मेलोडी ऊपर देखती तक नहीं, वह खामोशी से अपना स्टेक काट रही है। विवियन खांसकर गला साफ करती है। मेलोडी, तुम्हारा भाई तुमसे बात कर रहा है। मेलोडी आखिरकार बोलती है, उस लड़की को एस्टन को फंसाने के लिए कहने के अलावा क्या तुमने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ और किया है? प्रेस्टन का चेहरा सख्त हो जाता है। जब वह बोलता है, उसकी आवाज में हल्की थरथराहट है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ठीक है, हाँ, मैंने जो पहले किया वह गलत था, लेकिन वह सिर्फ वही एक बार था। मैं कसम खाता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर साबित कर दूंगा। मेलोडी ठंडी हंसी हंसती है। तो जाओ, अभी जाओ। विवियन टेबल पर हाथ मारती है। बस, बहुत हुआ, इसे बंद करो। अपने ही परिवार की जांच के लिए पुलिस को बुलाना। क्या तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो? हैरिंगटन बहनें अपने भाई को पुलिस स्टेशन भेज रही हैं। यह कहानी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मेलोडी लगभग हंसती है। क्या एस्टन उसका भाई नहीं है? क्या विवियन ने एस्टन को वही करने के लिए मजबूर नहीं किया था? विवियन के लिए इज्जत ही सब कुछ है। वह कभी पुलिस को अपने परिवार के आसपास नहीं आने देगी। प्रेस्टन को पता था कि वह यह बात कह सकता है क्योंकि उसे पता था कि विवियन क्या करेगी। मेलोडी चुप हो जाती है। विवियन हमेशा की तरह प्रेस्टन का साथ दे रही है और प्रेस्टन जोश में आ जाता है। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ कि तुम और विवियन मिलकर रहो। मेरे लिए लड़ना बंद करो। अगर इसके लिए मुझे घर छोड़ना पड़े तो मैं आज रात ही चला जाऊंगा। बात खत्म करते करते प्रेस्टन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और इससे विवियन को और यकीन हो जाता है कि मेलोडी बिल्कुल गलत है। मैं जानती हूँ तुम्हें एस्टन के बीमार होने का दुख है। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, और यह हमारी गलती नहीं है। मैं आज एक सीधी बात कहती हूँ। क्या हम तीनों ने मिलकर फैसला नहीं किया था कि एस्टन को जाना चाहिए? यह शब्द दिल में खंजर की तरह चुभते हैं क्योंकि वह सही कह रही है। वह इतनी कमजोर क्यों थी? वह अपनी बात पर टिकी क्यों नहीं रही? वह एस्टन को निकालने में शामिल थी। विवियन बोलती जाती है, इसे भूल जाओ मेलोडी। देखो, हम साथ बैठे खाना खा रहे हैं। क्या यह अच्छा नहीं है? जो चला गया उसकी बात करके सबका मूड क्यों खराब कर रही हो? मेलोडी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आती है। भूल जाओ? कैसे? एस्टन ने उसे अपनी पूरी जिंदगी दी थी और इस बार वह विवियन की बात नहीं सुन रही। मैं एस्टन को वापस ला रही हूँ। मैं उसे घर चाहती हूँ, और अगर प्रेस्टन ने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ और किया है तो मैं हर एक बात का पता लगा लूंगी। तभी एक स्टाफ मेंबर प्रेस्टन के कान में झुकता है, कुछ धीरे से कहता है। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह टेबल पर हाथ मारता है। बर्तन, ग्लास, सब कुछ जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। शैंपेन फर्श पर बिखर जाती है। बटलर हेज लंबी सांस लेते हैं। लगता है और काम बढ़ गया है। विवियन डर जाती है। प्रेस्टन, तुम्हें क्या हो गया है? प्रेस्टन की आंखें लाल हैं। वह मेलोडी की तरफ उंगली दिखाता है। तुमने अटर्नी कोल को उसके पीछे क्यों भेजा? तुम उस पर केस क्यों चला रही हो? अगर कसांड्रा ने मेरा नाम ले लिया कि मैंने उसे यह करने को कहा था तो क्या होगा? कभी तो सोचा करो। मेलोडी को हमेशा पता था कि प्रेस्टन नाटक कर रहा है। उसका असली चेहरा देखते हुए वह लगभग मुस्कुरा देती है। तो क्या
कानून फैसला करेगा। अगर तुम फंस गए तो तुमने खुद ही ये बुलाया है। क्या तुमने सोचा था जब तुम ये सब प्लान कर रहे थे? विवियन लड़ाई होते हुए देखती है, पूरी तरह उलझी हुई। उसे समझने में वक्त लगता है कि ये सब किस बारे में है। वह उस स्टाफ मेंबर को अलग करती है जिसने प्रेस्टन को बताया था। उसका शक सच साबित होता है। यह सब कसांड्रा के एश्टन पर लगाए गए झूठे आरोपों से जुड़ा है, लेकिन विवियन को प्रेस्टन का ही साथ देना है, क्योंकि प्रेस्टन उसका अपना खून है। अपने माँ बाप के मरने से पहले उन्होंने उससे वादा लिया था कि परिवार को कभी गिरने मत देना। इस पीढ़ी को हैरिंगटन नाम और दौलत की रक्षा करनी होगी। विवियन ने सालों तक वो वादा निभाया है और वो सब किया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी, बस परिवार को बचाने के लिए। हर समझौता पिछले वाले से जुड़ता गया और बोझ बढ़ता गया, लेकिन आप रुक नहीं सकते। इसलिए जब उसका सगा भाई प्रेस्टन गायब हुआ तो परिवार की इज्जत बचाने के लिए उसने ये कदम उठाया। एक लड़के को गोद लिया, एक नकली भाई, ताकि दुनिया को दिखा सके कि सब ठीक है। लेकिन एश्टन में हैरिंगटन का खून नहीं था, और वो चाहे कुछ भी कर ले, विवियन कभी उसके लिए अपने मन में भेदभाव खत्म नहीं कर सकी। वो नफरत जो दिल की गहराइयों में थी, उसे कभी मिटा नहीं सकी। इसलिए एश्टन ने उस घर में 10 साल से ज्यादा एक नौकर की तरह बिताए। विवियन के मन में एश्टन के लिए जो भी था, वो परिवार वाला प्यार नहीं था, बल्कि वैसा लगाव जैसा हम सालों तक एक पालतू जानवर को रखने के बाद महसूस करते हैं। इसलिए एश्टन और प्रेस्टन में विवियन के दिल में कोई तुलना ही नहीं है। नाम के लिए, विरासत के लिए, वो हमेशा प्रेस्टन को ही चुनेगी। टेबल पर वापस मेलोडी की बातों ने प्रेस्टन का चेहरा गुस्से से लाल कर दिया है। फंसने का डर, जेल का ख्याल, और ये बात कि मेलोडी उससे छोड़कर उस लड़के को चुन रही है जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। उसका गुस्सा अब और खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन वो कुछ ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि विवियन वहां खड़ी है। इसलिए वो मुड़ता है और चीजें तोड़ने लगता है। तोड़ फोड़, फेंकना, सब कुछ बिखरा देना। बटलर हेज साइड से देख रहा है। उसका चेहरा थकान और डर से भरा है। वो खुशबू वाली मोमबत्तियां स्टोरेज रूम में और होनी चाहिए। वो महंगी कॉफी मशीन, ये मॉडल अब बनता नहीं है, इसे बदलना बहुत मुश्किल होगा। हाथ से बनी सिल्क की टेबल क्लॉथ को ऑर्डर करने में 2 दिन लगेंगे। और वो चीनी मिट्टी का वास। रुको। बटलर हेज कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन प्रेस्टन ने उसे पहले ही सर के ऊपर उठा लिया है। फिर उसे जमीन पर पटक दिया। एक तेज आवाज, टुकड़े हर जगह बिखर गए। बटलर हेज का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। वो सोच ही रहा था कि बीच बचाव करे या नहीं। तभी मेलोडी आगे बढ़ी और प्रेस्टन के थप्पड़ मार दिया। पहले तो बस जलन महसूस हुई, फिर उसे एहसास हुआ कि उसे मारा गया है। वो देखता है कि उसका हाथ फिर उठ रहा है। वो पीछे हट जाता है, गाल पकड़कर दर्द का नाटक करने लगता है। विवियन उन दोनों के बीच आ जाती है, प्रेस्टन को अपने पीछे खींच लेती है। अपने भाई से माफी मांगो। धक्के से मेलोडी 2 कदम पीछे गिर जाती है। विवियन ने सच में उस पर हाथ उठाया। ये अन्याय उसे घुटन दे रहा है। वो टूट जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। वो वास मिस्टर वेल का तोहफा था। मुझे मत रोको। लेकिन विवियन नहीं हिलती। मेलोडी, कब तक ये सब करती रहोगी? ये जानबूझकर नहीं हुआ। मैं बटलर हेज से कल तुम्हें ऐसे 10 वेस मंगवा दूंगी। अब अपने भाई से माफी मांगो। और मैं सच कह रही हूँ। प्रेस्टन नाटक करते हुए थोड़े आंसू निकालता है। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। ये मेरी गलती है विवियन। मैं मार खाने के लायक ही हूँ। विवियन मेलोडी की कलाई जोर से पकड़ लेती है। वो तुम्हारा भाई है। मेलोडी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसका शरीर बस इंस्टिंक्ट से पीछे झुकता है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जमीन पर जोर से गिर जाती है। विवियन के चेहरे पर कुछ पल के लिए डर दिखता है। मेलोडी, मेरा वो मतलब नहीं था। बाहर जाओ प्लीज। क्या तुम ठीक हो? मेलोडी उसका हाथ झटक देती है। वो या मैं, चुनो। वो प्रेस्टन को घूरती है, सिर्फ नफरत के साथ। वो वाज एक लौता तोहफा था जो एश्टन ने उसे दिया था, और शायद वो आखिरी था। ये सोचकर वो फिर से टूट जाती है। हर बर्थडे पर एश्टन ने उसके लिए कुछ न कुछ तैयार किया था और उसने कभी उसे सीरियस नहीं लिया। यहाँ तक कि विवियन भी अब टूटने लगी है। उसकी आंखें नम हो गई हैं। मेलोडी, तुम ये सब क्यों कह रही हो? एश्टन तुम्हारा भाई है, तुम उसकी बहन हो। जमीन पर बैठे प्रेस्टन की आंखों में अब जहर साफ दिख रहा है। वो एश्टन से नफरत करता है कि वो अब तक उस पुरानी यादों से चिपका हुआ है। वो अब तक मर क्यों नहीं गया? वो मेलोडी से नफरत करता है कि उसने एक बाहर वाले को उससे ऊपर चुना, उस जिंदगी को खतरे में डाल दिया जिसे चुराने के लिए उसने इतनी मेहनत की। प्रेस्टन के दांत गुस्से से बज रहे हैं। इस वक्त वो चाहता है कि ये दोनों यहाँ से चले जाएं। मेलोडी, प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगने को नहीं कहूंगा। क्या हम एक परिवार की तरह नहीं रह सकते? ये सब हमेशा यहाँ तक क्यों पहुंच जाता है? हमने उसे पाला। इस परिवार ने एश्टन को 20 साल दिए। क्या इसका कोई मतलब नहीं है? विवियन अपना हाथ अपने माथे पर रखती है। दर्द हो रहा है, और सही वक्त पर प्रेस्टन आग में घी डालता है। विवियन, ये सब मेरी गलती है, हर एक चीज। मेलोडी को मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है। अगर वो मेरे साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती तो मैं चला जाऊंगा अभी। मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और अपने किए की सजा भुगतूंगा। मेलोडी अपना फोन निकालती है। नाटक जारी रखो, मेरे लिए मत रुकना। मैं अटर्नी कोल से पहले तुम्हें परिवार की लिस्ट से हटवाने के कागज तैयार करवाती हूँ। फिर मैं तुम्हारे साथ स्टेशन चलूंगी।
मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे माफी मांगने वाले हो। विवियन अब समझ गई है, ये दोनों एक घर में नहीं रह सकते। और उसके अंदर कुछ टूट जाता है। आंसू उसकी आंखों में भर आते हैं। मेलोडी, ये सब यहाँ तक क्यों आ गया? क्या तुम परिवार का नाम जलाने के लिए तैयार हो? मेलोडी भी उतनी ही टूटी हुई है। तो मुझे भी निकाल दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने एश्टन को निकाला था। इस बीच मैं बस में चढ़ गया हूँ, खिड़की वाली सीट मिल गई है। और मैं बाहर एक आदमी को खाली नजरों से देख रहा हूँ। डॉक्टर हार्मन की सारी बातों के बाद मेरे पास अब कमाने का एक और कारण है। उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हाथ में पैसा होना हमेशा एक ऑप्शन होता है। 2 पियानो धुनों ने 4 मिलियन कमाए। 2 गाने जो मैंने सिएना को बेचे उससे 3 मिलियन मिले। ये हमारे रहने की जगह को बेहतर बनाने के लिए काफी होना चाहिए। और कल रात मुझे पता चला कि सोफी के टीचर उससे भेदभाव कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। मुझे जल्द ही हेलन से बात करनी होगी सोफी को किसी बेहतर स्कूल में ट्रांसफर करने के लिए। और वो टीचर जो रिश्वत ले रहा है और चुपके से कोचिंग चला रहा है। एक बार सोफी का ट्रांसफर हो जाए, मैं एक लॉयर के जरिए उसे एक छोटा सा सरप्राइज दूंगा। जब तक ये सब होगा, ज्यादातर पैसा खत्म हो चुका होगा। इसलिए मैंने सिएना को फिर मैसेज किया, खाने के लिए फ्री हो? मैंने हॉस्पिटल में कुछ गाने लिखे थे, सोचा तुम देखना चाहोगी। वो तुरंत जवाब देती है, बस बहुत सारे सवाल। फिर कुछ और मैसेजेस कि क्या मैं सीरियस हूँ। एक बार जब मैं हाँ कह देता हूँ, वो बिना सोचे मान जाती है। मैं फोन उल्टा रखता हूँ और थकान महसूस करता हूँ। डॉक्टर हार्मन ने इसके बारे में बताया था। नई दवाई का ये एक आम असर है। एक छोटी सी नींद मदद करेगी। मैं सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ स्टॉप्स बाद बस भर जाती है। एक तेज आवाज मुझे जगाती है, जवान आदमी, ये प्रायोरिटी सीट है। एक अधेड़ उम्र की औरत ने सब जगह देख लिया है और फैसला किया कि मैं सबसे आसान निशाना हूँ। वो मेरे बिल्कुल बगल में बैठ जाती है। मैंने इतनी बस में सफर किया है कि मैं इन लोगों को पहचानता हूँ। मैंने इससे बुरे लोग देखे हैं। अगर वो बुजुर्ग होती तो ठीक था, तब बात समझ आती। लेकिन वो 40-45 से ज्यादा की नहीं लगती। क्या ये सच में जरूरी है? मैं नहीं हिलता। वो जल्दी बेचैन हो जाती है। माफ कीजिए, क्या आप बहरे हैं या बस बीमार हैं? मैं अपने बैग में हाथ डालता हूँ और उसे हॉस्पिटल का पेपर देता हूँ। मुझे लिवर कैंसर है। मैं अभी होश में आया हूँ। मैं हॉस्पिटल से घर जा रहा हूँ। वो बिना सोचे उसे ले लेती है। फिर जब वो शब्द समझती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सीने पर घूंसा मारा हो। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। आसपास के लोगों ने सब सुन लिया। सबकी नजरें उस पर गुस्से से घूरने लगी। लेकिन उसका घमंड बीच में आ जाता है। वो माफी नहीं मांगती, बस थोड़ा हट जाती है और चुप हो जाती है। जब बस मेरे स्टॉप पर रुकती है और मैं उतरता हूँ, वो खिड़की से मुझे देखती है। देखती है कि मैं कैसे कमजोरी से खांस रहा हूँ और उसे खुद पे गुस्सा आता है। मैं एक अच्छी स्ट्रीट फूड स्टॉल ढूंढता हूँ और बहुत सारा खाना ऑर्डर करता हूँ। फिर मैं बैठकर सिएना का इंतजार करता हूँ। 20 मिनट बाद उसकी गाड़ी आती है। एक महंगी स्पोर्ट्स कार। चश्मा पहने एक औरत बाहर निकलती है। ऐसी शख्सियत जिसे कोई भी एक्सेसरी छुपा नहीं सकती। सबकी नजरें उस पर पड़ती हैं। सिएना मुझे हाथ हिलाते हुए देखती है और मेरे पास आती है। वो करीब आती है और देखती है कि वहां एक गंदा सा छोटा प्लास्टिक का स्टूल उसके लिए रखा है। वो थोड़ा झिझकती है, फिर बैठ जाती है। उसने मुझे पहले ही एक पुरानी साइकिल चलाते देखा था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि ये कोई फैंसी रेस्टोरेंट तो नहीं होगा। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही है। वो ये भी देखती है कि बगल वाली स्टॉल पर कच्चे खाने पर मक्खियां भिन भिनाती हैं। किसी ऐसे के लिए जो साफ सुथरे किचन का आदी हो, ये एक मुश्किल है। वो चुपचाप मान लेती है कि वो एक निवाला भी नहीं खाएगी। एश्टन, क्या तुम अब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, कुछ नई दवाइयाँ मिली हैं। अब ऐसे बेहोश नहीं होना चाहिए। लेकिन ये महंगी है, इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। सिएना की आंखें फटी रह जाती हैं। क्या उसने गाने इसलिए लिखे क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे और फिर बस कर दिए? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही कमाल का टैलेंट है। अच्छा है, तुमने मुझे डरा दिया था जब तुम गिर गए थे। अब वो जानने के लिए उत्सुक है कि उसने क्या लिखा है। तो कहाँ हैं वो गाने? मैं पहले अपने लिए फ्राइड राइस की प्लेट निकालता हूँ, फिर सिएना के लिए एक प्लेट भरता हूँ दबा दबा कर। मैंने सब कुछ अपने दिमाग में सेट कर रखा था। इंतजार करते हुए बहुत कुछ लिखा। अभी पूरा नहीं हुआ है, पहले खा लो। सिएना प्लेट को घूरती है। साफ दिख रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है। वो दोनों हाथों से उसे लेती है, धीरे से शुक्रिया कहती है और खाने की कोई कोशिश नहीं करती। मैं 2 बड़े चम्मच खाना खाता हूँ और फिर से पेन उठा लेता हूँ। लिखना, खाना, लिखना, खाना। मुझे खाते देखकर सिएना को भी भूख लग जाती है। वह टेबल पर रखी चीजों को देखने लगती है। सोचने के बाद वह टोफू उठाती है। एक बाइट लेते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। वह टोफू की सींख नीचे रखती है और उन फिश बॉल्स की तरफ हाथ बढ़ाती है जो मैं खा रहा था। और भी अच्छा, वह पहले ही और ऑर्डर देने के लिए इशारा कर रही है। बिल्कुल उसी वक्त मैंने तीसरा गाना खत्म किया और उसे खिसकाकर उसकी तरफ कर दिया। सिएना ने वह ग्रिल्ड विंग नीचे रखा जो उसने अभी उठाया था और दोनों हाथों से गाना पकड़ लिया। 3 गाने मिलने के बाद सिएना को यकीन हो गया, एश्टन ही मेलोडी का वह रहस्यमयी मिस्टर वेल होना चाहिए। यह सोच उसे उस वक्त की याद दिलाती है जब वह पहली बार मेलोडी से मिली थी। वह मेलोडी के साथ बैठी थी और बड़े कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े नाम ले रही थी। मैं उन दोनों को जानती हूँ, इंडस्ट्री के सबसे बड़े सॉन्ग राइटर।
दोनों ने मेरे लिए लिखने के लिए हाँ कर दी है। मेलोडी बहुत प्रभावित हुई थी। ऐसे नाम न तो सस्ते मिलते हैं और न ही आसानी से। सिर्फ पैसों से उन्हें काम पर रखना मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी मेलोडी का फोन धीरे से बजा और उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान आ गई। मैं मिस्टर वेल को पर्सनली जानती हूँ। हैरिंगटन एस्टेट में बटलर हेज एक धीरा सा इशारा करता है और घर के सारे स्टाफ ने राहत की सांस ली। सब बहुत शुक्रगुजार थे और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गए। बटलर हेज ने विवियन को बचपन से बड़ा होते देखा है। उसे लगता है कि वह उसे बाकियों से बेहतर समझता है। उसकी नज़र में जब विवियन ने पिछली मालकिन से हैरिंगटन एस्टेट संभाला, सबसे मुश्किल काम जो उसे करना पड़ा वह था प्रेस्टन का पक्ष लेने से खुद को रोकना। वह उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर देती है जैसे कोई आदत हो। उसके दिमाग में प्रेस्टन बस एक चोट खाया हुआ बच्चा है जो बेवकूफ़ी करता है। बटलर हेज ऐसा नहीं मानता। प्रेस्टन के एस्टेट वापस आने के बाद विवियन ने बटलर हेज को उसके कमरे की देखरेख का काम दिया। हर सुबह वह सफाई करने जाता है और हर सुबह हवा में किसी औरत के परफ्यूम की महक होती है। कभी कभी उसे फर्श पर नकली पलकें, प्रेस ऑन नेल्स ऐसी चीजें मिलती हैं। और एक बार ड्रॉर में उसने विवियन के कुछ गहने देखे। उसने कभी विवियन को अपने पहने हुए गहने किसी को देते नहीं देखा, इसलिए उसने अपना नतीजा निकाल लिया। प्रेस्टन ने वह चुरा लिए थे, शायद किसी और को देने के लिए। लेकिन उससे किसी ने पूछा नहीं और बटलर हेज तब तक नहीं बोलता जब तक पूछा न जाए। वह कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं जानता। भले ही अब विवियन घर चलाती हो, वह उनमें से किसी को भी नाराज करने का खतरा नहीं उठा सकता। यह वह सबकद है जो सालों की नौकरी ने उसे सिखाया है। अगर इस घर में अपनी जगह बनाए रखनी है तो सबके साथ अच्छे से रहो। यही वजह है कि जब एश्टन के साथ स्टाफ से भी बुरा बर्ताव होता था, बटलर हेज ने हमेशा उसे इज्जत दी। बटलर हेज की नजरों में प्रेस्टन और मासूम शब्द कभी एक सेंटेंस में नहीं रहे। मेलोडी, तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें दूर करने का कैसे सोच सकता हूँ? तुम मेरी बहन हो और प्रेस्टन मेरा भाई है। तुम मुझसे चुनने के लिए कैसे कह सकती हो? मैं तुम दोनों में से किसी को भी दूर नहीं भेज सकता। विवियन टूट रही है, उसकी आवाज बैठ गई है। प्रेस्टन, कल उसके लिए वैसा ही वाज ले आना। और तुम, मुझे बहुत अफसोस है, मुझसे नाराज मत हो, ठीक है? जाने से पहले मैं इसे बदल दूंगी। वह मेलोडी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह उसका हाथ झटक देती है। मुझे मत छूना, ये नाटक बंद करो, ये घिनौना है। प्रेस्टन की आंखों से कुछ आंसू गिरते हैं। तो मैं अभी चला जाता हूँ। विवियन उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम आज रात कहीं नहीं जा रहे? फिर वह मेलोडी की तरफ मुड़ती है, यकीन न करते हुए। प्रेस्टन तुम्हारा भाई है, इकलौता भाई जो हमारे पास है। उसके बिना क्या हम इसे परिवार कह सकते हैं? क्या हैरिंगटन का नाम आगे बढ़ सकता है? तुम इतनी छोटी सोच की क्यों हो गई हो? तुम मुझे इतनी मुश्किल स्थिति में क्यों डाल रही हो? प्रेस्टन ने पहले ही बहुत दुख झेला है। वह सालों तक बाहर संघर्ष कर रहा था और तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? मेलोडी अपना सर हिलाती है। उसे इस बात का एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा। प्रेस्टन बेघर नहीं था, उसके पास गोद लेने वाले माँ बाप थे। उसकी जिंदगी नॉर्मल थी। और अगर दुख झेलना माफी के लिए काफी है, तो एश्टन का क्या? वह इस घर में एक नौकर की तरह रहा है 1 दशक से ज्यादा, और तुमने ही उसे घर से निकालने का सुझाव दिया था। विवियन बात बदल रही है और हर बिना जवाब के। मेलोडी के लिए जवाब साफ होता जा रहा है। वह मुड़ती है और चल देती है। मेलोडी, विवियन की आवाज कांपती है, वापस आओ। लेकिन वह उसके पीछे नहीं भागती, उसका हाथ नहीं पकड़ती जैसे उसने प्रेस्टन का पकड़ा था। मेलोडी रुकती है, फिर घूमती है और सीधे प्रेस्टन की तरफ बढ़ती है। एक जोर का थप्पड़, प्रेस्टन का कान बज रहा है और उसके चेहरे का एक हिस्सा लाल हो गया है। अब से अपनी जबान संभाल कर रखना। जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ती है, वह प्रेस्टन के होठों को हिलते हुए देखती है। होंठ हिल रहे हैं, आवाज नहीं है, लेकिन शब्द साफ समझ आ रहे हैं। मेलोडी वापस आती है। एक और थप्पड़। अच्छा है तुम्हारी चमड़ी मोटी है, वरना मेरा हाथ दर्द करने लगता। और वह बिना पीछे देखे बाहर निकल जाती है। विवियन होश में आती है। मेलोडी, वापस आओ, अभी। हॉलवे में खामोशी है। प्रेस्टन का जबड़ा इतना सख्त है कि उसके दांत टूट सकते हैं। वह उस दरवाजे को घूरता है जहां से वह गई। बटलर हेज आखिरकार बोलता है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और तभी प्रेस्टन रोने लगता है, सिसकने लगता है। मुझे बटलर हेज के साथ जाने दो ताकि मैं उसे वापस ला सकूं। उसके बाद मैं एक जगह किराए पर लेकर चला जाऊंगा। जब वह शांत हो जाएगी, मैं वापस आकर माफी मांग लूंगा। विवियन की आवाज कांपती है। कोई उसके पीछे नहीं जाएगा, कुछ दिन तक नहीं। उसे सीखना होगा कि वह ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। चिंता मत करो, जब तुम्हारी दूसरी बहन वापस आएगी, मैं सब समझा दूंगी। मेलोडी ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी, शायद वह कल तक घर आ जाए। प्रेस्टन बहस करने के लिए मुंह खोलता है, लेकिन विवियन हाथ के इशारे से उसे चुप करा देती है। पहले कसांड्रा वाले मामले को देखो। चिंता मत करो, यह ऐसा कुछ नहीं है जो मैं संभाल ना सकूं। विवियन को लगता है कि एक फोन कॉल काफी होगी, लेकिन जब वह अटर्नी कोल को लाइन पर लेती है तो उसे पता चलता है कि इस बार यह इतना आसान नहीं होगा। पिछली बार सब आराम से हो गया था क्योंकि मैंने उसे बताया था कि तुम चाहती हो कि मामला खत्म हो जाए। सिर्फ इसी वजह से एश्टन कोर्ट नहीं गया। लेकिन अब एश्टन परिवार छोड़ चुका है। मेरे पास उसे किसी चीज से रोकने का क्या आधार है?
विवियन सुन्न हो जाती है। वह भूल ही गई थी। केस करने की ताकत पूरी तरह एश्टन के पास है। और सच कहूं तो पुराना सीधा साधा एश्टन भी अब तक केस कर चुका होता। आज जो वह है उसकी तो बात ही अलग है। मैं बात करूंगी अटर्नी कोल। मैं प्रेस्टन को ले जाऊंगी और एश्टन का सामना करूंगी। देखते हैं क्या हम उसे केस करने से रोक सकते हैं। उस कॉल से प्रेस्टन का चेहरा पीला पड़ जाता है। उस इंसान के आगे सर झुकाना और माफी मांगना जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता है, सिर्फ यह सोचकर ही प्रेस्टन का जी घबराने लगता है। बटलर हेज जो साइड में खड़ा है थकान महसूस करता है। उसकी नज़र में उन दोनों का वहां जाकर बात करने का कोई चांस नहीं है। विवियन अब भी इस गलतफहमी में है कि एश्टन वही आज्ञाकारी लड़का है जो कभी लड़ता नहीं था, या यह कि दुनिया अब भी उन्हें इज्जत देने की पाबंद है। बटलर हेज बेहतर जानता है आज का एश्टन इन बातों में नहीं आएगा। वह इंसान मौत के करीब है। वह अब अपनी इज्जत क्यों गिराएगा? इसलिए सबका वक्त बर्बाद करने के बजाय एक ज्यादा समझदारी वाला रास्ता है। कसांड्रा से बात करो। उसे याद दिलाओ कि उसने चुप रहने के पैसे लिए थे और पक्का करो कि वह चुप ही रहे। लेकिन यह ऐसा सुझाव नहीं है जो बटलर हेज देने वाला है। शहर के दूसरे कोने में क्लारा कैफे में अपनी यूनिफॉर्म में है, नोटबुक हाथ में लिए। कॉफी बनाने की तकनीक, मशीन चलाना, पानी का हिसाब, वह सब कुछ ध्यान से सीख रही है। तभी वह देखती है कि एक टेबल साफ करने की जरूरत है। किसी के कहने से पहले ही वह वहां पहुंच जाती है। जोआना, कैफे की मालकिन, हैरान रह जाती है। उसने कभी इतनी मेहनती पार्ट टाइमर नहीं देखी। उसे तो खजाना मिल गया है। तभी दीवार पर लगी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। सिएना एक बार फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर एश्टन के साथ आने वाले रिलीज पर काम करेगी। क्लारा के हाथ से ट्रे फिसल जाती है। 2 ड्रिंक्स फर्श पर गिरकर टूट जाती हैं। कांच हर जगह बिखर जाता है और जोआना डर जाती है। वह उसकी लापरवाही पर कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसे याद आता है जो सिएना ने उसे बताया था। वह जल्दी से आती है और क्लारा की तरफ से कस्टमर से माफी मांगती है। फिर वह दूसरे स्टाफ मेंबर को सफाई करने के लिए बुलाती है। क्लारा को चुपचाप पीछे वाले कमरे में ले जाया जाता है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, क्लारा माफी मांगने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन जोआना पहले ही बोल पड़ती है, तुम बस थकी हुई हो, है ना? आईने में देखो, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो, आज जल्दी घर जाओ, थोड़ा आराम करो। क्लारा खुद को संभालती है। उसे लगता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। उसे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, लेकिन ऐसी गलती के बाद वह रुकने के लिए कह नहीं पाती। लेकिन जोआना को कुछ और महसूस होता है। वह धीरे से पूछती है, क्लारा, क्या तुम किसी परेशानी में हो? क्या पैसे की दिक्कत है? अगर मदद हो सके तो मैं तुम्हें इस महीने की सैलरी एडवांस में दे सकती हूँ। इस बीच हैरिंगटन एस्टेट में विवियन अपना मेकअप खत्म करती है और एक जरूरी मीटिंग के लिए निकलने की तैयारी करती है। चाउमी, मेरे लिए एक नेकलेस ढूंढो, वही जो पीछे वाले कैबिनेट में काले वेलवेट पर रखा है। एक पल बीत जाता है। मिस विवियन, क्या आपको यकीन है कि वह इसी कैबिनेट में है? मैंने हर एक चेक कर लिया है और नेकलेस वहां नहीं है। यह बात सुनकर विवियन ठिठक गई। उसने देखा तो वहां ग्लास के पीछे रखा वेलवेट का पैड खाली था। जो थोड़ी बहुत शांति उसने बनाए रखी थी वह फिर से टूट गई। वह हार, नेकलेस, पैसे में तो ज्यादा कीमती नहीं थी, पर उसके लिए वही सब कुछ थी। इस घर में किसी ने चोरी की है। उसने तुरंत बटलर हेज को बुलाया, जो बात विवियन ने नहीं देखी। हॉलवे के दूसरे कोने में खड़ा प्रेस्टन बुरी तरह डर गया था। अगर कोई और दिन होता तो प्रेस्टन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी गलती मान लेता और डांट खा लेता, लेकिन अभी वह डर रहा था कि कहीं विवियन का साथ न छूट जाए और उसके साथ ही उसकी सुरक्षा भी खत्म न हो जाए। 10 मिनट बाद विवियन ने हाँफते हुए बटलर हेज का सामना किया। मेरा एक कीमती हार गायब है, पता लगाओ किसने चोरी की है। बटलर हेज ने आंखें झपकाई और वह पहले से ही सच जानता था, लेकिन उसने प्रेस्टन का नाम नहीं लिया। यह बहुत साफ दिखता और पता चल जाता कि उसे पहले से ही सब पता था। जैसे ही बटलर हेज हॉलवे के कैमरास चेक करने की बात करने वाला था, प्रेस्टन की आवाज पीछे से आई, हेज, तुम यहाँ कैसी मैनेजमेंट चला रहे हो? तुम हाउसकीपिंग स्टाफ को भी संभाल नहीं सकते। किसी ने मेरी बहन का हार चुरा लिया है। मैंने उन्हें पहले शकी हरकतें करते देखा था। मुझे लगता है नॉर्थ विंग के स्टाफ क्वार्टर्स में ही कुछ गड़बड़ है। बटलर हेज का चेहरा लगभग उतर गया। वह बस ये कहने ही वाला था कि नाटक बंद करो वरना मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन उसने बात अंदर ही दबा ली। ये मेरी गलती है, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अभी स्टाफ क्वार्टर्स की तलाशी लेता हूँ। और चुपके से उसने खुद से एक वादा किया। प्रेस्टन ने वह हार किसी मासूम एम्प्लॉई को फंसाने के लिए वहां रखा है। वह खुद सिक्योरिटी फुटेज निकालेगा और सीधे विवियन के हाथ में दे देगा। वह सब नॉर्थ विंग की तरफ निकल पड़े। घर का स्टाफ अपने कमरों के बाहर लाइन में खड़ा हो गया, तलाशी का इंतजार करने लगा। जैसे ही विवियन पहले कमरे में जाने वाली थी, उसकी नजर पास की सीढ़ियों पर गई और एक ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या वही तो नहीं? अपने शक को सच करने के लिए उसने बटलर हेज को अपने पीछे सीढ़ियों से नीचे आने का इशारा किया। वह उस कमरे में पहुंचे जहां कभी एश्टन रहता था। जैसे ही वह अंदर गई, वही पुरानी ठंड और सीलन ने उसे घेर लिया। उसने पिछली बार बटलर हेज से इसे साफ करवाया था, इसलिए जगह बिल्कुल खाली और सुनसान लग रही थी। खुद इस कमरे को साफ करने के बाद बटलर हेज ने तुरंत नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है।
चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं। उसे तुरंत समझ आ गया। बिल्कुल वैसा ही हुआ। गड़बड़ के निशानों का पीछा करते हुए उसे वह हार मैट्रेस के नीचे छुपा हुआ मिल गया। बटलर हेज को प्रेस्टन की तारीफ करनी पड़ी। यह सच में एक चालाक चाल थी। अगर हार किसी स्टाफ मेंबर के पास रखा होता तो उनके इनकार करने पर विवियन और गहराई से जांच करती। लेकिन एश्टन को तो घर से निकाल दिया गया है। चाहे कितना भी इल्जाम उस पर लग जाए, वह लड़ नहीं सकता। और विवियन की नज़रों में एश्टन हमेशा से ही चोरी करने वाला रहा है। 6 साल पहले एक म्यूजिक शो के बैकस्टेज पर सिएना गर्व से हर उस लिरिसिस्ट का नाम ले रही थी जिसे वह जानती थी। मेलोडी ने भी उतने ही गर्व से मुस्कुराते हुए कहा कि वह रहस्यमयी मिस्टर वेल को जानती है। सिएना को कोई आइडिया नहीं था कि वह कौन है। उसने सोचा वह शायद कोई छोटा मोटा लिरिसिस्ट होगा, या शायद मेलोडी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए नाम बना लिया होगा। लेकिन सिएना को यह समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि मेलोडी ने वैसा क्यों मुस्कुराया था। एक के बाद एक हिट गाने पूरे देश में छा गए और जहां भी मेलोडी जाती, फैंस उसे घेर लेते। इंटरनेट पर हर कोई उन चार्ट टॉपिंग गानों के पीछे के रहस्यमयी मिस्टर वेल को ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि सिएना की अपनी माँ भी पब्लिक इवेंट्स में मेलोडी के पास बहुत विनम्रता से आती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद मिस्टर वेल का लिखा एक ओरिजिनल गाना मिल जाए। सिएना ने भी उनके साथ काम करने का सपना देखा था, इतनी बार जितना वह गिन भी नहीं सकती। और अब वह यहाँ है, उसके बिल्कुल पास बैठा है और उसने उसके लिए इतने सारे गाने लिखे हैं। ये अब भी एक सपने जैसा लग रहा है। एश्टन, क्या मैंने जो रिकॉर्ड किया उसमें कुछ गलत था? तीनों ट्रैक्स को सुनने और कुछ भी गलत न मिलने के बाद सिएना ने एश्टन को पहले ही पैसे दे दिए थे और उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले आई थी ताकि एक गाना रिकॉर्ड कर सके। मैंने हेडफोन्स लगाए, 2 सेकंड सुना और फिर सर हिला दिया। सब सही है। सिएना समझ गई कि एश्टन का ध्यान बिल्कुल नहीं है। एश्टन, क्या तुम सच में सुन रहे हो? मैं एक्स्ट्रा पैसे 50,000 और अभी मेरे असिस्टेंट के जरिए ट्रांसफर हो गए हैं। मैं सीधा बैठा और शुरू से पूरी रिकॉर्डिंग सुनी। वह सच में बहुत अच्छा गाती है। यह कहने के बाद मुझे लगा सिएना को लगेगा मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं 50,000 वापस भेजने के लिए तैयार था, लेकिन सिएना बस मुस्कुरा दी। शुक्रिया एश्टन, मेरे लिए इसका बहुत मतलब है। वैसे मुझे लगता है क्लारा किसी परेशानी में है। मेरा सीना तुरंत भारी हो गया। उसे क्या हुआ? मेरे एक स्टाफ ने बताया कि उसकी फैमिली किसी बड़ी मुसीबत में है। ज्यादा डिटेल नहीं पता, पर शायद उसे $1 लाख की जरूरत है, इसलिए वह अचानक कैफे में पार्ट टाइम जॉब कर रही है। मैंने चुपके से अपना फोन निकाला और उन मैसेजेस को स्क्रॉल किया जो क्लारा ने पिछले कुछ दिनों में भेजे थे। वही पुराना दर्द मेरे सीने में वापस आ गया। मैं स्क्रीन को घूरता रहा और जब मैंने सोचा कि वह इतने वक्त से अकेले क्या कुछ झेल रही है, तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। एश्टन, वैसे उसने तुम्हें डिलीट कर दिया है। सिएना ने एश्टन को फोन की तरफ हाथ बढ़ाते देखा और उसके कुछ करने से पहले ही बीच में बोल पड़ी। मैं रुक गया और मुझे एहसास हुआ, सच में एहसास हुआ कि क्लारा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका है। न जाने क्यों मैं उन सब फिल्मों के बारे में सोचने लगा जो हमने साथ देखी थी। मैं सिएना की तरफ मुड़ा। मेरे चेहरे पर कड़वाहट थी। क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो? किसी तरह यह 1 लाख उस तक पहुंचा दो। सिएना बिना सोचे मान गई। दूसरी तरफ मेलोडी गाड़ी चला रही थी बिना किसी मंजिल के। घंटों बाद जब उसके अंदर का तूफान थोड़ा शांत हुआ तो उसने गाड़ी रोकी। अंधेरे में सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी बिखेर रही थी। मेलोडी अकेले चल रही थी। लाइट्स के नीचे उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। कहीं से रेडियो की आवाज आई और उसे सीधे उस वक्त में ले गई जो वह कभी हुआ करती थी। उसने अभी सिएना से मिस्टर वेल को जानने की शेखी बघारी थी जब वह दोनों वेन्यू से बाहर निकले। उसने देखा कि सिएना के माँ बाप एक महंगी गाड़ी से उतरे और अपनी बेटी को गले लगा लिया। मेलोडी के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव आया। वह दिल से चाहती थी कि विवियन वहां आई होती। और तभी एश्टन साइकिल चलाते हुए कोने से आया और हर कदम पर उसे पुकार रहा था। तुम बहुत धीरे हो, मैंने ड्राइवर को बुला लिया है, घर जाओ। वह जल्दी से मुड़ गई और एश्टन को जाने का इशारा किया। वह याद धुंधली हो गई और मेलोडी ने धीरे से अपना सर हिलाया। वह खुद से बड़बड़ाई, तुम उस पर कैसे इतना नीचे देख सकती थी? तुम्हें क्या हक था? वह तुम्हारे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देता। तुमने उसके साथ ऐसा बर्ताव कैसे किया? मेलोडी की आंखें लाल हो गईं। दुख उसके अंदर एक धीमी लहर की तरह फैल गया। वह छोटा भाई जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसने कितना कुछ खामोशी में सह लिया। उसकी पॉकेट में फोन बजा, उसने स्क्रीन देखी और कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ विवियन की आवाज में चिंता और गुस्सा दोनों था। मेलोडी, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं चिंता से पागल हो रही हूँ। घर वापस आ जाओ, मुझे और परेशान मत करो। मेलोडी का जवाब ठंडा और सीधा था। मैं वापस नहीं आ रही हूँ। विवियन की आवाज अब और तेज हो गई। यह सब एश्टन की वजह से है ना? उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? उस जैसे इंसान को तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। मुझे अभी पता चला है कि वह घर से चोरी कर रहा है। कौन जाने ये कब से चल रहा है। मेलोडी ने पलटकर कहा, यह नामुमकिन है। एश्टन कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम हमेशा उसके खिलाफ इतना भेदभाव क्यों रखती हो? मुझे पक्का यकीन है कि यह प्रेस्टन का काम है। वही इस सब के पीछे है। इस बात ने विवियन को भड़का दिया। प्रेस्टन तुम्हारा सगा भाई है। मेलोडी, मैं तुम्हें अब पहचान भी नहीं पा रही हूँ।
तुमने मुझे निराश किया है। फिलहाल ज्वेलरी को छोड़ो, मुझे कसांड्रा से निपटना है। और अगर वह केस वापस लेने को राजी नहीं हुई तो यह बात खत्म है। मेलोडी रोने लगी। उसके साथ ऐसा करना बंद करो। उसने उस घर में बहुत दुख झेले हैं और अब वह एक लाइलाज बीमारी से लड़ रहा है। 1 साल से भी कम वक्त बचा है। वह ऐसे कैसे जिए? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। उसने बहुत कुछ सह लिया है। जब तक मैंने तीनों ट्रैक्स का काम खत्म किया, रात हो चुकी थी। मैं कैब से उतरा और अपनी बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ चलने लगा। दूर से मैंने मेलोडी को देखा। उसके होंठ भिंचे हुए थे, सर नीचे था, उसकी सफेद शर्ट पर वाइन के दाग थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा बिल्कुल खाली लग रहा था। उसने मेरे आने की आहट सुनी और ऊपर देखा। एश्टन, क्या तुम ठीक हो? यह शब्द उसके होंठों से निकले ही थे कि दुख की एक लहर उसके अंदर उठ गई। वह भला ठीक कैसे हो सकता था? मेलोडी की आवाज धीमी हो गई, कांप रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू। मैं हॉस्पिटल वापस गई थी और तुम वहां नहीं थे। मैं चिंतित थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन मैं ऊपर नहीं देखा, मैं रुका नहीं। एश्टन प्लीज, मुझे कुछ कहना है। मेलोडी ने हाथ बढ़ाया और मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया। उसने खुद को मेरी बेरुखी के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन एश्टन को अपने पास से ऐसे गुजरते देखा जैसे वह वहां है ही नहीं, तो दर्द फिर से उभर आया। मैं थोड़ा मुड़ा और देखा कि मेलोडी की उंगलियां मेरी शर्ट को ऐसे जकड़े हुए थीं जैसे वह अपनी जान बचाने के लिए पकड़ रही हो। एक याद वापस आई, बचपन में उसके कमरे में होने की, उन दूसरे बच्चों को देखकर और मेलोडी का मेरे पीछे बिल्कुल ऐसे ही खड़े होना। आंखें आंसुओं से भरी, छोटी और डरी हुई, दोनों हाथों से मेरी शर्ट पकड़े हुए। और मैं वहां रुका रहा, उसे बचाता रहा, खामोशी में उसके साथ खड़ा रहा, जब तक वह आज की टॉप स्टार नहीं बन गई, उस रोशनी में नहाती हुई। मेलोडी का दिल जोर से धड़का जैसे ही एश्टन रुका। चाहे एश्टन के रूप में या मिस्टर वेल के रूप में, वह हमेशा उसके लिए इतना नम्र और हर तरह से कितना ख्याल रखने वाला था। शायद, बस शायद, वह उसे फिर से वैसा बुलाते हुए सुनेगी। लेकिन मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मुझसे दूर रहो मेलोडी। जो आंसू वह रोक रही थी, वह एक एक करके उसकी शर्ट पर गिरने लगे। एश्टन, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। विवियन तुमसे मिलने आई थी, है ना? मैं वादा करता हूँ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मैं तुम्हारा हाथ झटक देता हूँ। तुम सबको क्या हो गया है? जब भी मैं कहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो, तुम आ जाते हो और मुझे फिर से बेचैन कर देते हो। क्या तुम्हें यही चाहिए कि मैं घुटनों के बल वापस आऊं और तुम्हारा वही कहना मानने वाला नौकर बन जाऊं? मेलोडी यह सुनकर लड़खड़ा जाती है। उससे खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा है। उस पल उसकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट जाती है। वह अब जान गई है कि चाहे वह कुछ भी कर ले, अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मेलोडी फूट फूट कर रोने लगती है। एश्टन अब उसे कभी उस नाम से नहीं बुलाएगा। माँ, मैं आ गया। मैं दरवाजा खोलता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। सोफी टेबल पर झुकी हुई अपना होमवर्क कर रही है। जैसे ही वह मुझे देखती है, वह मुस्कुराते हुए अपनी सारी चीजें एक तरफ कर देती है और टेबल के नीचे वाले ड्रॉर से कॉन्ट्रैक्ट के कागज निकाल लेती है। तुम अपना सामान मेरे ड्रॉर में क्यों रखती हो? मेरी किताबों के लिए जगह ही नहीं बचती। मैं मुस्कुराता हूँ और उसके बालों में हाथ फेरता हूँ। माफ करना, अगली बार याद रखूंगा। क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही थी? मैं अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकालता हूँ। सोफी ने एक बार बताया था कि उसकी क्लास की एक लड़की के पास ऐसा खिलौना है जिसके अंदर छोटी सी गुड़िया होती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह कोई जरूरी चीज नहीं है और उसकी खुशी थोड़ी कम हो जाती है। मुझे वह दिन याद आता है जब मैंने अपना पहला पियानो का गाना बेचा था। मैं उसे खाना खिलाने ले गया था। मैंने एक महंगा बफे चुना था जहां जितना मर्जी खाओ, सी फूड, भुना हुआ मीट, सब कुछ था वहां। और सोफी ने पूरा वक्त सिर्फ फ्राइड राइस ही खाया। जब उसे समझ आया कि खाना प्राइस में ही शामिल था, तो वह इतनी हैरान थी कि रो भी नहीं पाई। वह तब तक पेट भर चुकी थी। मैं खुद से वादा करता हूँ कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। माँ किचन से खाना लेकर आती है और हम तीनों टेबल के पास बैठ जाते हैं। उसने बहुत सारा खाना बनाया है। मैं मजे से खाने लगता हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि वह घर छोड़ने से जख्म नहीं भरे, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम साथ हैं मुझे यकीन है कि वक्त के साथ ये जख्म भर जाएंगे। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और हमारी खुशी में खलल पड़ जाता है। मैं उठकर दरवाजा खोलता हूँ और मेरे चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। एश्टन, मैं जानती हूँ तुम फैमिली से नफरत करते हो, पर हम कभी एक परिवार थे। कुछ बातें हैं जो मैं चाहती हूँ तुम फिर से सोचो। विवियन देखती है कि एश्टन रास्ता नहीं छोड़ रहा, तो वह अपनी बात जारी रखती है। यह सब मेरी गलती है। मेरी नाकामियों और फैसलों ने तुम्हें सालों तक उस घर में दर्द दिया। अगर तुम चाहो तो हम इसे ठीक करने के बारे में बात कर सकते हैं। वह अपनी बात खत्म करती है, इनकार सुनने के लिए तैयार होकर, लेकिन एश्टन सर हिलाता है। ठीक है। विवियन के दिमाग में वह हार का ख्याल आता है और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट आ जाती है, हालांकि वह दिखाती नहीं है। तो चलो अंदर चलकर बात करते हैं। मैं अपना सर धीरे से हिलाता हूँ। अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपने पीछे खड़े आदमी से कहो कि वह घुटनों पर बैठकर 3 बार सर झुकाए और फिर उसे घर से बाहर निकाल दो, तब हम बात करेंगे। विवियन को समझ आता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। उसका सब्र टूट जाता है। एश्टन, मैं तमीज से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। हद होती है किसी चीज की।
देखो तुम कैसे अपना आपा खो रहे हो। तुम मेरे लिए हमेशा एक मुसीबत बने हो। हमेशा आ जाते हो, हमेशा मुझे बेचैन कर देते हो। विवियन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही है। वह कुछ कहने जाती है, रुक जाती है और गुस्से को दबा लेती है। सीधी बात यह है, तुम कसांड्रा पर केस नहीं कर सकते, और अगर करते भी हो तो प्रेस्टन को इससे दूर रखो। प्रेस्टन माफी मांग सकता है, पर घुटनों पर बैठने वाली बात नहीं होगी। वह प्रेस्टन को आगे करती है, माफी मांगने का इशारा करती है, लेकिन मैं जोर से दरवाजा बंद कर देता हूँ और उन्हें आखिरी बात बोलता हूँ। मैंने तो प्रेस्टन पर केस करने का सोचा भी नहीं था। आइडिया देने के लिए शुक्रिया। कहीं और कैफे में पूरा दिन बिताने के बाद क्लारा कॉलेज वापस नहीं जाती। वह घर जाती है, उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। वह दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी माँ डायन फोन पर किसी से पैसे मांग रही है। फर्श पर खाली बोतलें पड़ी हैं, घर में शराब की बदबू आ रही है। क्लारा को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी माँ फिर से बुरी हालत में है। यह सब हाई स्कूल के दूसरे साल में शुरू हुआ था, जब उसके माँ बाप का डिवोर्स हुआ। क्लारा ने एक बार अपनी माँ से शराब पीने के बारे में बात की थी, और उसकी माँ ने बियर का आधा कैन उसके कपड़ों पर डाल दिया था। देर होने के डर से क्लारा ने बस उसे साफ किया और भाग गई। स्कूल के गार्ड ने उसे गेट पर रोक लिया, कहा कि उससे शराब की बदबू आ रही है और उसे अंदर नहीं आने दिया। उसे आज भी याद है कि वह कितनी देर वहां खड़ी रही जब लोग उसे घूर रहे थे और हंस रहे थे। एश्टन ही था जिसने उसके टीचर को गेट पर बुलाया और गार्ड को समझाया, तब जाकर वह अंदर जा सकी। जब वह घर आई तो उसने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ। डायन ने बार बार माफी मांगी, कसम खाई कि वह अब कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगी। क्लारा लंबी सांस लेती है। वह जानती थी कि उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। डिवोर्स के बाद शराब के साथ साथ जुआ भी शुरू हो गया। डायन दिन भर ऑनलाइन बेटिंग करती और रातों को हर गेम में पैसे लगाती। कुछ वक्त तक सब ठीक था। डिवोर्स के सेटलमेंट में उन्हें यह घर और कुछ पैसे मिले थे। बिना नौकरी के भी डायन अपना काम चला रही थी और बेटिंग में लगी थी। लेकिन कल क्लारा को पता चला कि सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। घर गिरवी रखा जा चुका है और ऊपर से $1 लाख का कर्ज है। अगर कुछ दिनों में पैसे वापस नहीं किए तो कर्ज देने वाले धमकियां सच कर दिखाएंगे। इसी डर की वजह से क्लारा आज रात जल्दी घर आई थी। डायन को देखकर उसे समझ आ गया कि उसका डर सही था। क्लारा, तुम आ गई। क्या तुमने खाना खाया? क्या मैं कुछ बनाऊं? डायन की आवाज हैरानी से भरी हुई नर्म है और वह मुश्किल से उठकर किचन की तरफ जाती है। क्लारा वहीं जम जाती है। उसे लगता है शायद वह गलत घर में आ गई है। उसकी माँ ने बहुत लंबे अरसे से उसके लिए खाना बनाने की बात नहीं की थी, और क्लारा की हर याद में शराब पीने के बाद डायन का गुस्सा बहुत तेज होता था। तो आज वह इतनी नर्म क्यों है? थोड़ी देर में डायन टेबल पर 2 डिश और क्लारा के लिए नूडल्स का बड़ा बोल रख देती है। जैसे ही क्लारा खाती है, उसके दिल में कुछ नर्म सा महसूस होता है, जो उसने बहुत वक्त से नहीं किया था। एश्टन को खोने और घर की हालत बिगड़ने के बाद क्लारा की दुनिया बिल्कुल अंधेरी हो गई थी। लेकिन माँ की यह छोटी सी मोहब्बत एक रोशनी की किरण जैसी लग रही है। माँ, मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढ ली है, पैसे की चिंता मत करो, हम कुछ कर लेंगे। क्लारा अभी बात खत्म भी नहीं करती कि डायन उसे बीच में रोक देती है। उसका लहजा बदल जाता है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें आंटी मे याद है, जिनके साथ तुम बचपन में खाना खाती थी? उनके बड़े बेटे ने पिछले साल ही ग्रेजुएशन किया है। वह महीने के हजारों कमा रहा है। आंटी मे और मैंने बात कर ली है। हमने कुछ दिनों में तुम्हारी डेट फिक्स की है। यह कहते हुए डायन फोन मिला रही है। क्लारा की आवाज़ ठंडी हो जाती है। मैं पहले से ही एक रिलेशनशिप में हूँ। वह साफ और सीधे शब्दों में कहती है, उम्मीद करती है कि बात यहीं खत्म हो जाए। लेकिन डायन नहीं मानती। बस एक मुलाकात ही तो है, क्या हर्ज है? क्लारा को कुछ समझ आता है। क्या तुमने इसके लिए पैसे लिए हैं? वह अपनी माँ के चेहरे को देखती है और झिझक पकड़ लेती है। अभी के अभी वापस कर दो। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? क्या तुमने कभी मुझे अपनी बेटी समझा है? क्लारा रोने वाली है। डायन फिर भी नहीं मानती। अब उसकी अपनी आवाज़ कांप रही है। हर रिश्तेदार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। किसी ने मुझे एक पैसा नहीं दिया। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं ऐसा नहीं करती। क्या तुम मुझे बर्बाद होते हुए देख सकती हो? वही पुरानी घुटन क्लारा को घेर लेती है। और मेरा क्या? क्या तुम तभी खुश होगी जब मेरे पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी? वह एक पल भी उस कमरे में नहीं रुक सकती। वह अपने कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। क्लारा बेड के किनारे बैठ जाती है, बिल्कुल थक चुकी है। उसे एक साथ सब कुछ समझ आता है। वह बिल्कुल अकेली है। इस दुनिया में कोई नहीं है जो सच में उसकी परवाह करता हो। तभी उसका फोन बजता है। वह उसे इग्नोर करने वाली होती है, पर स्क्रीन पर नाम देखकर रुक जाती है। यह जोएना है, कैफे की मालकिन। जोएना, क्या हुआ? दूसरी तरफ जोएना बहुत खुश लग रही है। क्लारा, तुम मेरी लकी स्टार हो। मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसे से लॉटरी का टिकट खरीदा और मैं जीत गई। क्लारा आंखें झपकाती है। जोएना की आवाज़ तेज होती है। क्लारा, तुम सच में सबसे अच्छे लोगों में से एक हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने सोचा था कि सारे पैसे रख लूं, पर डील तो डील है। आधे तुम्हारे हैं। जोएना, वह पैसे मेरे थे। मैं तुम्हारी जीत का आधा हिस्सा नहीं ले सकती। लेकिन जोएना उसे बीच में रोक देती है। हो गया।
मैंने भेज दिए हैं, मुझे जाना है, बाद में बात करते हैं। क्लारा स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देखती है। 1 लाख। मेरे घर पर। विवियन अभी भी दरवाजे के बाहर तमाशा कर रही है। एस्टन, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो यह दरवाजा खोलो। क्या तुम्हें पता है तुमने इस परिवार के साथ क्या किया है? मेलोडी तुम्हारी वजह से भाग गई और अब तुम अपने ही भाई पर केस करना चाहते हो। उसकी चीखें हॉलवे में गूंज रही हैं। अंदर खड़ा मैं उल्टे होने जैसा महसूस कर रहा हूँ। मेरा भाई जो मुझे मारना चाहता है, और विवियन जो कह रही है उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं उस घर से कब का निकल चुका हूँ और वह अभी भी मुझ पर इल्जाम लगा रही है। अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो मैं आज रात सो नहीं पाऊंगा। मैं दरवाजा खोलता हूँ। विवियन की आंखें चमक उठती हैं। उसे लगता है एश्टन का इरादा बदल गया है। एश्टन, एस्टेट में बहुत सारे खाली कमरे हैं, तुम अपनी माँ और बहन के साथ रह सकते हो, और हम सब मिलकर मेलोडी को घर वापस लाएंगे। एक बड़ा परिवार जैसा होना चाहिए। जब विवियन बहुत छोटी थी उसकी माँ उसे बताया करती थी कि एस्टेट अपने आप में घर नहीं होता, वह तभी घर बनता है जब परिवार साथ रहता है। तो भले ही विवियन ने एश्टन को कभी परिवार नहीं माना, मेलोडी और परिवार की खुशी के लिए वह इस बाहरी इंसान को परिवार के नाम पर अंदर आने देने के लिए तैयार है। बहुत सारे खाली कमरे, ये शब्द मुझे सुनकर ठंडा कर देते हैं। मैं उस बेसमेंट में 1 दशक से ज्यादा रहा और वहां बहुत सारे कमरे खाली थे। तो विवियन को पता था। वह हमेशा जानती थी कि बेसमेंट ही इकलौता ऑप्शन नहीं था। अपनी झूठी उदारता के साथ उस ठंडे अंधेरे बेसमेंट में वापस चले जाओ। मेरा मानना है कि इंसानों और जानवरों को अलग रहना चाहिए, उन्हें एक जगह नहीं रहना चाहिए। और जब तुम यहाँ हो तो क्या तुम मुझे एक बात समझा सकते हो? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कैसे बदल दिया है? क्या मैं एक बार भी तुम्हारे पास आया? तुम हमेशा की तरह वही हो, खुद को सही समझने वाले। हर चीज के लिए दूसरों को दोष देते हो। मेरी आवाज बिल्कुल शांत है। विवियन को देखकर लगता है जैसे वह अभी फट पड़ेगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन उसके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं है। और तभी प्रेस्टन की आंखों में कुछ बदलाव आता है। अब तक प्रेस्टन को एश्टन के इरादे की गहराई का एहसास हो चुका है। मैं इसे तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं विवियन को एक तरफ धकेलता हूँ और प्रेस्टन का कॉलर पकड़ लेता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरे किसी अपने को छुआ एक बाल भी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कुछ बोलो, मेरे साथ अनजान मत बनो। प्रेस्टन इस अचानक हुए हमले से घबरा गया है। एश्टन को इतना खतरनाक देखकर वह डर गया है। उसे एकदम से याद आता है, इस आदमी के पास 1 साल से भी कम वक्त बचा है। और प्रेस्टन को कोई शक नहीं है कि वह जो कह रहा है वह सच में करेगा। वह थोड़ा डर भी गया है कि एश्टन अब क्या कर सकता है। एक आदमी जिसके पास जीने के लिए सब कुछ है और एक आदमी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर असली लड़ाई हुई तो प्रेस्टन जानता है कि नुकसान किसका होगा, इसलिए प्रेस्टन पीछे हट जाता है। मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। विवियन भी घबरा गई है और उसके कुछ करने से पहले मैंने दरवाजा फिर से जोर से बंद कर दिया। उन्हें आखिरी बात बोलकर, अभी निकलो वरना मैं चाकू उठा लूंगा। अगली सुबह मुझे अटर्नी कोल का फोन आता है। वो बताते हैं कि मेलोडी की तरफ से उन्होंने कसांड्रा से मनवा लिया है कि उसने अफवाहें फैलाई थी और कुछ परेशानियों की वजह से कसांड्रा को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया है। उस सुबह एक ऑफिसर मुझे पुलिस स्टेशन के होल्डिंग एरिया तक ले जाता है। ऑफिसर कसांड्रा को बुलाता है, जो कोने में सिमट कर बैठी थी। यह उसका पहला बार डिटेंशन में होना है। वह रात भर सोई नहीं है। उसके बाल बिखरे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। जब वह बैठती है तो रोने लगती है। प्लीज मुझ पर केस मत करो, मैंने वह झूठ फैलाए, मुझे पता है कि क्या गलत था, मैं सच में मानती हूँ। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। क्या तुमने उस पोस्ट में नहीं लिखा था कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो बाहर निकलते ही तुम पर बिजली गिर जाएगी? तो तुम्हें क्या लगता है वह कब गिरेगी? कसांड्रा को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। उसका सब्र टूट जाता है। तुम ये बात जाने क्यों नहीं देते? मैंने माफी मांग ली है, तो तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पोस्ट करने के बाद मुझे कैसे मैसेजेस मिले? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हर तरफ से हमला हो रहा हो और कोई तुम पर भरोसा न करे? कसांड्रा के अंदर कुछ बदलता है। उसे लगने लगता है कि एश्टन यहाँ चुपचाप मामला सुलझाने नहीं आया है। वह फिर से टूट जाती है, इस बार और जोर से। मुझे पता है मैं गलत थी, मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं कहता और खामोशी कसांड्रा को और पागल कर देती है। मैंने अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया है, मेरी जिंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई। तुम इतने सख्त क्यों हो रहे हो? तुम मेरा पूरा भविष्य बर्बाद कर दोगे। कुछ बुरे कमेंट्स, क्या उससे तुम्हें सच में चोट लगी? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं हंसता हूँ, बिना किसी खरोशी के। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तुम जेल जाओगी या नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब तुम्हें वह झूठ बोलने के पैसे मिले तो क्या तुमने एक सेकंड के लिए भी सोचा कि उससे मेरी जिंदगी का क्या होगा? कसांड्रा चुप हो जाती है। जेल की सजा के ख्याल से डरकर और एश्टन की बात पर सोचकर उसे पहली बार अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। उसने सच में नहीं सोचा था कि वह एक अनजान इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है जिसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। एक सवाल, जिसने तुम्हें मुझे फंसाने के पैसे दिए, क्या उसका नाम प्रेस्टन था? सवाल सुनकर कसांड्रा वापस होश में आती है। वह थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से भरी मन से सर हिलाती है। मैं जो लेने आया था वह लेकर बाहर निकलता हूँ।
अटर्नी कोल दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं, हाथ उठाकर ग्रीटिंग देते हैं। मेरी मदद चाहिए। मैं प्रेस्टन के खिलाफ केस कर रहा हूँ, क्या तुम साथ हो? अटर्नी कोल बिना सोचे हाँ में सर हिलाते हैं। 1 साल पहले विवियन ने ही मुझे कसांड्रा केस के लिए हायर किया था, लेकिन सच कहूँ तो मैं मेलोडी के साथ ज्यादा काम करता हूँ। वह इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और पैसा देने वाला क्लाइंट तो क्लाइंट होता है। मैं सोचता हूँ कि कल रात मेलोडी ने क्या कहा था कि वह मेरी मदद करेगी, तो उसका मतलब यही था। तो मैं ये तुम्हारे हाथ में छोड़ता हूँ। अटर्नी कोल को रिवरस्टोन सिटी का सबसे तेज दिमाग वाला लॉयर माना जाता है। उनके सबूत इकट्ठा करने और केस फाइल करने से जीतने की उम्मीद मेरी तरफ है। और यह बात कि उन्होंने पहले ही केस रिपोर्ट कर दिया और कसांड्रा को ढूंढ लिया बताता है कि वह सच में मदद करना चाहते हैं। मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। हमने वह अकाउंट ट्रैक कर लिया है जिससे कसांड्रा को पैसे दिए गए थे, लेकिन सिर्फ उतना काफी नहीं होगा, हमें और सबूत चाहिए होंगे। इतना कहकर अटर्नी कोल पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। मैं पीछे जाने ही वाला था कि मेरा फोन बजता है। मैं स्क्रीन चेक करता हूँ, एक अनजान नंबर से मैसेज है। एस्टन, क्या तुम हो? वह के 1 लाख। मेरे सीने में एक तेज दर्द उठता है। पिछले कुछ दिनों से मैं क्लारा की हर याद को अपने दिमाग से दूर रखने की कोशिश कर रहा था। मैंने लगभग मान लिया था कि मैं कामयाब हो गया हूँ, लेकिन उसके एक मैसेज से सब कुछ वापस ताजा हो गया। मैं उसे भूल नहीं सकता, कभी नहीं भूल पाऊंगा। वह तुम ही थे, है ना? तुम उस दिन कैफे में थे। तुमने ऐसा क्यों किया? फिर मैसेजेस जल्दी आने लगते हैं। मुझे उस दिन के लिए बहुत अफसोस है। मुझे लगा मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें धक्का क्यों दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करो। मैंने तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहा। तुम अभी कहाँ हो? क्या हम मिल सकते हैं? मैं हर शब्द पढ़ता हूँ, वह दर्द फिर से मेरे सीने में फैलने लगता है। मैं स्क्रीन के जरिए उसका दर्द महसूस कर सकता हूँ। ये सब मेरी गलती है। तुमने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज माफी मांगना बंद करो। अब इसके लिए दुखी मत हो। मुझे लग रहा है कि वही पुराना अंधेरा फिर छा रहा है। पास खड़ा एक ऑफिसर मुझे लड़खड़ाते हुए देखता है। क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसके कुछ कहने से पहले मैं गिर जाता हूँ। न कोई चेतावनी, न संभलने का मौका। जब मैं अपनी आंखें वापस खोलता हूँ, डॉक्टर हार्मन बेड के पास बैठकर सेब छील रहे हैं। तुम आखिरकार जाग गए। मैं सेब लेता हूँ और बैठने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर हार्मन, क्या आपने नहीं कहा था कि दवाई से बेहोशी बंद हो जाएगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये और ज्यादा हो रहा है, कम नहीं। दवाई ठीक है। साइंस पर भरोसा रखो। तुम्हारे जज्बात बहुत उथल पुथल में हैं, है ना? बहुत ज्यादा दुख ही शायद इन एपिसोड्स को ट्रिगर कर रहा है। डॉक्टर हार्मन मेरा चेहरा पढ़ते हैं और जानते हैं कि वह सही है। मैंने पहले भी कहा है, हर दिन खुश रहने की कोई वजह ढूंढो। ऐसे चलते रहोगे तो बीमारी और तेजी से बढ़ेगी। वैसे कोई बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक लड़की। मैं तुरंत उठकर बाहर जाता हूँ और सीधा क्लारा से टकरा जाता हूँ। हमारे दिल जोर से धड़क रहे हैं। एक पल के लिए हम दोनों सांस भी नहीं लेते। कुछ कहने से पहले मेरे पीछे एक हंगामा शुरू हो जाता है। एक छोटा अधेड़ उम्र का आदमी जो नशे में है जोर जोर से बड़बड़ा रहा है कि उसे इग्नोर किया गया और इंतजार करवाया गया। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड बीच बचाव के लिए आता है, लेकिन उस आदमी का गुस्सा हद पार कर चुका है। वह एक स्कैल्पल निकालता है, भगवान जाने कहां से, और सीधा मेरी तरफ दौड़ता है। मैं अपने पीछे कुछ महसूस करता हूँ और मुड़ने लगता हूँ, लेकिन क्लारा ने पहले ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया है और हमला खुद पर ले लिया। गार्ड उस आदमी को जमीन पर गिराकर काबू कर लेता है। मेरे हाथों पर कुछ गर्म और गीला है। खून, क्लारा का खून। मेरे कानों में एक तेज आवाज गूंजने लगती है। मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। मैं लड़खड़ाते हुए उठता हूँ और पास की एक ट्रॉली गिरा देता हूँ। मेरी नज़र जमीन पर पड़े स्कैल्पल पर पड़ती है। मैं उसे उठाता हूँ और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगता हूँ। गरनी से जहाँ नर्सेज उसे उठा रही हैं, क्लारा की आवाज़ मुझ तक पहुँचती है, बहुत धीमी। एश्टन। और बस ऐसे ही मैं वापस होश में आता हूँ। मैं स्कैल्पल गिरा देता हूँ और उसके पास दौड़ता हूँ। मैं यहाँ हूँ। लेकिन क्लारा कुछ और कह पाए। नर्सेस उसे ले जाती हैं और इमरजेंसी रूम में डाल देती हैं। अगली कुछ घंटे मेरी जिंदगी के सबसे लंबे घंटे हैं। एक भारी बोझ मुझ पर दबा हुआ है और मैं कांपना बंद नहीं कर पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा। जब तक डॉक्टर बाहर आकर नहीं कहते कि खून बहना रुक गया है, वह खतरे से बाहर है। तभी अंधेरा थोड़ा कम होता है। उसी वक्त हैरिंगटन एस्टेट के एक कमरे में टेलीविजन चल रहा है। दोपहर के 13 तारीख को रिवरस्टोन सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में वू नाम का एक मरीज लंबे इंतजार से परेशान लाइन तोड़ने की कोशिश की और मना कर दिया गया। वह अपना आपा खो बैठा, हथियार निकाला और एक इंसान को घायल कर दिया। केस में कई सवाल हैं। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। प्रेस्टन कमरे के कोने में बैठा ब्रॉडकास्ट का हर शब्द सुनता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वह रुक नहीं पा रहा। कल एश्टन की चेतावनी के बाद सबसे पहले उसे डर लगा, हद से ज्यादा डर। लेकिन कमरे में वापस आने के बाद डर कम हो गया और उसकी जगह नफरत ने ले ली। नफरत की एश्टन अभी भी यहाँ है, अभी भी उस आरामदायक जिंदगी को धमकी दे रहा है जिसे प्रेस्टन ने मुश्किल से बनाया था। उस नफरत ने उसे एक पागलपन में डाल दिया और उस हालत में उसने वही फैसला किया जो उसने 6 महीने पहले किया था।
उसने एस्टन को खत्म करने के लिए किसी को हायर किया। अब इस ख्याल से कि सब कुछ खुल सकता है, उसके दांत बजने लगे हैं। उसके चेहरे पर सिर्फ एक गहरा डर है। एस्टेट एक शानदार डिनर पार्टी की रोशनी में चमक रहा है। जब मेहमान मिस्टर होल्डन तारीफ करते हैं, विवियन शहर की सबसे अमीर महिला की तरह शांत दिखती है। फिर मिस्टर होल्डन हंसते हैं, ड्रिंक लेते हैं और आराम से वह राज बोल देते हैं जो सालों से दबा था। सच कहूं तो मैंने उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया था, वह पूरी तरह से उस बात की वजह से था जो तुम्हारे एस्टन ने मुझसे कही थी। विवियन के हाथ में वाइन का ग्लास हवा में ही रुक जाता है। उसने मुझसे कहा था कि एक दिन देश का हर कंप्यूटर वही सॉफ्टवेयर चलाएगा। मिस्टर होल्डन शांति से सर हिलाते हैं। ऐसी सोच, ऐसा विजन सच में तुम्हारे पाले हुए बच्चे के लायक है। उस पल सारी भीड़ और शोर कमरे से गायब हो गया। विवियन को सिर्फ अपने कानों में एक गूंज सुनाई दे रही है। याद उस हर दीवार को चीर रही है जो उसने सच के चारों तरफ बनाई थी। उसे आखिर याद आ गया वह लड़का जो सालों तक उस ठंडे और सीलन भरे बेसमेंट में रहा था। वह कैसे बार बार उसके डेस्क के सामने आकर खड़ा होता था और पूरी इंडस्ट्री के लिए अपने सपने बताता था। और उसका रिएक्शन क्या था? सिर्फ इनकार, मजाक उड़ाना, यह यकीन कि उस जैसा बाहर का इंसान बिजनेस को समझ ही नहीं सकता। और वही सारे आइडियाज थे जिन्हें उसने कचरे की तरफ फेंक दिया था। वही आइडियाज आज हैरिंगटन फैमिली के एम्पायर को संभाले हुए हैं, जो अब खत्म होने की कगार पर है। मिस्टर होल्डन। विवियन की आवाज कांप रही है। उसका सारा घमंड खत्म हो चुका है। वह दोनों हाथों से उसकी आस्तीन पकड़ लेती है। उसकी आंखें गुस्से और आंसुओं से लाल हैं। क्या आप किसी ऐसी मेडिकल टीम को जानते हैं जो लिवर कैंसर का इलाज कर सके? कमरे में सन्नाटा छा जाता है और फिर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने भाई को बचाना है। विवियन बिना किसी शर्म के भीख मांग रही है। उसका हर शब्द ऐसे निकल रहा है जैसे उसका दिल टूट रहा हो। उसे आखिर समझ आ गया कि एस्टन ने इस फैमिली के लिए क्या कुछ किया था और उसने अपने हाथों से क्या कुछ बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रेस्टन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह पीछे रखी कुर्सी को लात मारकर गिरा देता है। उसकी आंखों में गुस्सा है। उसे इस फैमिली से निकाल दिया गया है। वह मर रहा है और तुम हमारे पैसे उससे बचाने में खर्च करना चाहती हो। विवियन अपने भाई को देखती है। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ है, जैसे कोई जानवर दहाड़ रहा हो। और उसे अब अपने भाई के लिए सिर्फ खालीपन और दुख महसूस हो रहा है। बाहर बारिश तेज हो रही है। विवियन अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। वह जमीन पर टूटे हुए बर्तनों को खाली नजरों से देख रही है। चुप हो जाओ। यह शब्द बस एक धीमी आवाज में निकले जो गहरी मायूसी से भरे हुए हैं। अगर वह न होता तो यह फैमिली बहुत पहले सब कुछ खो चुकी होती। शहर के दूसरे कोने में एस्टन अपने घर का पुराना दरवाजा खोलता है। किचन से खुशबू आ रही है। सोफी अपने डेस्क से ऊपर देखती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। तुम आ गए। वह मुस्कुराता है और सर हिलाता है। बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों न हो, अब उसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है।